हेलो 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 एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज है हमारा मैराथन फॉर CS एग्जीक्यूटिव पेपर नंबर 5 दैट इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। ICSI का फेवरेट। मैम फेवरेट क्यों? जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ ना मार्केट में, तब से लेके अब तक कितनी बार ये चेंज हो चुका है। चलिए इस चीज़ पे नहीं जाते हैं, बट हाँ इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की, स्टॉक एक्सचेंज की जो हमारा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, और भी बहुत चीज़ों की जो आपको बताता है कि फाइनेंशियल मार्केट में कोई कंपनी शुरू हुई तो कैसे हुई, कितना उसका नेटवर्थ होगा कि वो लिस्ट हो सके स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, या फिर उसने कुछ गलत किया तो उस पर क्या पेनल्टीज़, क्या प्रोविजन सब लगेगा, वो भी यही हमारा सब्जेक्ट बताता है। मैम क्या मैराथन में 100% कवरेज होगा? ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। हमारा कवरेज रहेगा मैक्सिमम मोस्टली 70 to 80% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस मैराथन में कवर करते चलेंगे। क्या मैम मैराथन एक सब्स्टिट्यूट है अगर मैं पहली बार देख रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इस सब्जेक्ट की ग्रिप है तो ये आपका वन डे रिविजन में काम आएगा। ये उस चीज़ के लिए मैराथन है, यानी कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसकी उम्मीद नहीं करिएगा, ठीक है। कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन से शेड्यूल्स होंगे, वो इंपॉर्टेंस वाइज डिसाइड होता जाएगा, ठीक है। पेपर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका कैपिटल मार्केट एंड द सेकंड वन है सिक्योरिटीज लॉस, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है। कैपिटल मार्केट जो कि 40 मार्क्स का रहेगा एंड सिक्योरिटीज लॉस 60 मार्क्स का रहेगा। नीडलेस टू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटीज़। बट इसका क्या सीधा मतलब ये निकाला जाए कि हमें कैपिटल मार्केट पे आना ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर मी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटीज़ वाले का वेटेज ज़्यादा है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स भी थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से जो हमें कवर करना है। जी हाँ, द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैम सेबी क्यों आया था? देखो, बिना डिटेल में जाए या बिना टाइम वेस्ट किए एक थॉरली तुम्हें बताऊं ना, तो सेबी से पहले बहुत सारे एक्ट्स थे जो कंपनीज को रेगुलेट कर रहे थे। कंपनीज एक्ट था, RBI का अलग एक्ट था, हर जगह एक एक्ट था, रूल्स था, पेनल्टीज थी, प्रोविजंस थे। क्यों आया सेबी? क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेकर एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं था, या फिर आप सत्यम जैसा कोई फ्रॉड कर कर आते हो तो उसको रिलेटेड कोई एक्ट नहीं था, या आप गलती करते थे तो प्रोविजंस नहीं थे। उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हम जैसे लोग जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया सेबी, ठीक है। सेबी के इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कहूँगी आपको रट्टा करना है। जहाँ मैं बोलूँगी कि रट्टाफिकेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, बट जहाँ रट्टाफिकेशन नहीं, एटलीस्ट कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब हर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा शब्द जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको इंप्रेस होकर मार्क्स देने वाला है, उसे ही हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर हेयर इज सेबी क्यों आया, objectives of SEBI. Okay. Number 1, to protect the interest of investors in the securities market, to promote the development of securities market, and to regulate the securities market and for matters connected and incidental thereto. यानी कि सबसे पहले हम जैसे लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी कि आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स, डेरिवेटिव्स, जितने भी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर तुम लोग को अभी ये नाम नहीं याद आ रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। हम पूरा सिलेबस करके बैठे हैं, ये रिवीजन हो रहा है, प्लीज़ भूलना नहीं, ठीक है। नंबर 3, आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना है, प्लस उससे रिलेटेड कोई मैटर्स हैं तो वो भी कौन देखता है? सेबी। फटाफट से आगे। क्या सेबी एक इंसान है? नहीं, सेबी एक इंसान नहीं है, सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी कि जितने फीचर्स आप कंपनीज के पढ़ के आए थे, कंपनीज के जो फीचर्स हैं क्या वो सारे सेबी के भी होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। सो सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या किसी इंसान की डेथ हो जाने से सेबी भी खत्म हो जाएगा? अरे नहीं बाबा, सेबी तो चलेगा ना, सेबी एक कंपनी है, उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगा। ओके, सो परपेचुअल सक्सेशन, हमेशा चलते रहने वाला, सदाबहार, एंड कॉमन सील। क्या इसके ये खुद के नाम पे प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल रख सकता है? अरे कंपनी रख सकती है क्या? हाँ ना, तो सेबी भी रख सकता है। क्या सेबी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? हाँ। क्या सेबी किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है? हाँ। क्या कोई सेबी के अगेंस्ट केस कर सकता है? हाँ। हेड ऑफिस कहाँ होगा? मुंबई में। MCQ पॉइंट के लिए देखना हो तो देखना। सेबी का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा?
जोर से चिल्लाओ 1 2 1 5। 1 2 1 5 क्या? एक चेयरमैन रहेगा, 2 मेंबर्स होंगे तुम्हारे मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री मतलब मोदी जी वाली मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, एक रहेगा आपका आरबीआई से, और 5 रहेंगे जिनमें से 3 होंगे होल टाइम मेंबर्स और 2 हो सकते हैं मैम हाफ टाइम, उन्हें हाफ टाइम नहीं बोलते, 3 होल टाइम मेंबर्स, यानी कि फुल्ली फ्लेजेडली वो सेबी में वर्क करेंगे। तो इसका कॉम्पोजिशन रहेगा 1 2 1 5। चेयरमैन 2 मेंबर्स कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद 1 मेंबर आरबीआई से, 5 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें से 3 कौन से? होल टाइम मेंबर्स। परफेक्ट, आगे चलो। सेबी की ड्यूटीज हम पहले कवर करके आए। इसके बाद आता है सेबी क्या क्या कर सकता है। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी बुक का इंडेक्स खोलो एंड जितने चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हो ना, उन सारे चैप्टर्स के आपको सिर्फ नाम लिख कर आने, ठीक है? नाम लिखना, नाम के आगे रेगुलेट वर्ड लिख देना, हो गया इसका आंसर। यानी कि इतने सारे पॉइंट्स फालतू हैं, बिल्कुल फालतू हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट हमने जो पढ़ा सारे चैप्टर्स के नाम को एक साथ में जॉट डाउन करना है। मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? प्रूव करूं? अभी देखो, पहला स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। नंबर 2 स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर, कस्टडियन, पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्केंट बैंकर्स, उन सबको रेगुलेट करना। मैम ये सब इंटरमीडियरीज में थे ना? हाँ, इंटरमीडियरीज वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ। इसके बाद वेंचर कैपिटल फर्स्ट, CIS, म्यूचुअल फंड, क्या ये एक चैप्टर है? हाँ। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंश्योरेंस एक्ट, पेंशन फंड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिनके एक्ट अलग से बने हुए हैं, जिन पे कोई एक्ट नहीं लगता, वो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। मैम इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा कुछ? बिल्कुल। इन्वेस्टर्स की एजुकेशन और उनको ट्रेनिंग देना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, टेक ओवर को रेगुलेट करना। मैम टेक ओवर भी एक चैप्टर है। इसके बाद एक पावर आती है III, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। कंपनीज एक्ट में तो हमने ये बहुत पढ़ा है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। क्या सेबी में भी ये चीज़ आती है? बिल्कुल, सेबी में भी ये चीज़ आती है। इसके अलावा कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। मैम कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन मतलब सेबी चाहे जब चाहे, जिस कंपनी से चाहे, उसके बंदे से, कंपनी का बंदा मतलब कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, कंपनी के एम्प्लॉयज़, अगर सेबी चाहे तो इन लोगों से भी इट कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मैम क्या बैंक से भी मंगाई जा सकती है इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल मंगाई जा सकती है। किसी कंपनी से, किसी एक्ट में बना हुआ है वो जो सेबी में कवर्ड नहीं है, बिल्कुल मंगाई जा सकती है। मैम किसी एजेंसी से मंगाई जा सकती है, हाँ अगर ज़रूरी है तो। मैम मैं तो इंडिया में रहती हूँ, बट मेरा जो फ्रॉड हुआ या मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ वो ऐसी कंपनी से हुआ जो आउटसाइड इंडिया है, क्या उससे अभी भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है? हाँ, अलाउड है। इसके अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की सारी पावर्स अभी आ चुकी हैं सेबी के पास। देखो ऐसा नहीं है कि SCRA इज़ नॉट इन लाइन टुडे, SCRA एक्ट है, बट सेबी बाद में आया। और तुम बताओ, खुद से बताओ, इंटरप्रिटेशन में पढ़ा होगा कि जो एक्ट बाद में आता है वो प्रिवेल करता है, यानी कि जो जो काम SCRA में हो सकता है उसके ऊपर कौन है? सेबी। ओके, बिकॉज दोनों पर साथ किसका है? हमारी भारतीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? क्या रिसर्च करा सकता है सेबी? अलाउड है। इंफॉर्मेशन मंगाना अलाउड है, और अदर फंक्शंस, फाइन। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेबी के पास में वो सारी पावर्स हैं एक सिविल कोर्ट के पास जो होती हैं, यानी कि अगर मैंने कोई गलती करी, जैसी सजा मुझे सिविल कोर्ट में मिल सकती है, क्या मुझे सेबी भी मिल सकती है? हाँ। बट क्या इन 5 पॉइंट्स को रटना ज़रूरी है? बोलूँगी ज़रूर, हाँ, यहाँ आपका रटना ज़रूरी है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच प्लेस एंड टाइम इंडिकेटेड बाय सेबी, जहां सेबी ने मंगाया वहां जाके उनको बुक्स देने का। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन ऑन ओथ, किसी भी इंसान को कॉल करके बुलाने का और उनकी अटेंडेंस ओथ पर लेने का। इंस्पेक्शन करना उनके रजिस्टर्स का, कोई भी बुक या रजिस्टर डॉक्यूमेंट वगैरह जो उन्हें चाहिए उसका इंस्पेक्शन करना, और फिर जो विटनेस उसने देखा, आपने ऊपर सारी चीज़ें मंगाई ना, उससे रिलेटेड जो आपको विटनेस लगा, जो एविडेंस लगा, उस पर अपने कमीशंस यानी अपने कमेंट्स इशू करना। ये 5 फंक्शंस रट जाने चाहिए। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन ऑन ओथ, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, inspection of books, register, document of listed company, person and company both are covered, issuing the commissions for examination of witness। मैम 2x पे चल रही है क्या? नहीं, मैं बोल स्पीड में रही हूँ,
ठीक है, क्लास 2x पे नहीं है। एंड यही स्पीड रखनी है हमें एग्ज़ाम के उस एक दिन जो छोटा सा टाइम अपने पास आता है ना नाम के लिए कि हम पेपर दे के आए और कल सुबह अपना पेपर फिर से है, उस पीरियड में तुम्हारी स्पीड यही होगी रिवीजन की, तब जाके रिवीजन हो पाएगा। इसके बाद सेबी को हमने पावर क्या दी है, क्या कर सकता है सेबी अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो? सस्पेंड द ट्रेडिंग, रोक सकता है। रिस्ट्रेन द पर्सन, एक पर्सन को भी रोका जा सकता है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। ऑफिस बेरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को रोका जा सकता है। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स का मतलब तुमने जो गलती करी होगी उससे जो पैसा आया होगा सेबी के पास पावर्स है कि उस पैसे को मंगवाएगा और अपने पास में रख लेगा। अटैच कर सकता है कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए तुम्हारे बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट को अटैच करने का मतलब तुम उसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं ले सकते, तुम्हारा कोई और काम उस अकाउंट से अब नहीं होगा क्योंकि वो सीज हो चुका है सेबी के पास में। लेकिन ये जो अटैचमेंट है ये प्रोविजनल है, यानी कि अगर मुझे इस पे कंफर्मेशन लेनी है, मैं यानी सेबी हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इस पे कंफर्म्ड अटैचमेंट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। किससे? स्पेशल कोर्ट से। स्पेशल कोर्ट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सेबी के पास पावर्स है स्पेशल कोर्ट बनाने का। ओके, क्या इंटरमीडियरीज को भी डायरेक्ट कर सकता है सेबी? हाँ, हम बिल्कुल ऊपर ही पढ़कर आए थे। मैम क्या किसी के ऊपर कोई भी डाउट क्रिएट करने से पहले हम ऐसे ही कर देंगे या ROBH देंगे? व्हाट इज़ ROBH या ROBH क्या है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर आप देंगे उसके बाद ही आप कोई केस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद सेबी के पास दो और पावर्स आती हैं। अगर कैपिटल इशू की बात है तो सेबी आपको प्रोहिबिट कर सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते तो सिक्योरिटीज कैसे इशू करोगे? प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करे, ऐसी पावर सेबी जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू दे सकता है। उसके अलावा अगर वो आपके ऊपर रिस्ट्रेन नहीं लगा रहा है, प्रोहिबिशन नहीं लगा रहा है और इशू करने दे रहा है, तो इशू कैसे होगा वो भी सेबी देखेगा। यानी कि इफ़ यू आर बीइंग अलाउड टू इश्यू द सिक्योरिटीज, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे प्रोस्पेक्टस की, ऑफर डॉक्यूमेंट की, एडवर्टीजमेंट की, वो भी आपको कौन बताएगा? सेबी। CIS को भी रेगुलेट कर सकता है सेबी? हाँ, कर सकता है। मैम सेबी को मस्ती चढ़ी क्या ऐसा कि किसी को भी उठा के लगा दिया उसके ऊपर कोई भी कि केस ये गलत है, ये गलत है? नहीं, सेबी को मस्ती नहीं चढ़ी है। सेबी कुछ चीज़ों को देखेगा कि कैसे वर्क कर रही है, उसके बाद ही सेबी जो है ना वो कोई पेनल्टी लगाएगा। कब? अगर वो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरी और पर्सन्स बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी और पर्सन। इन्वेस्टिगेशन, क्या सेबी ऐसे किसी, एक मिनट धीरे धीरे, हमने पढ़ा कि सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बट कुछ ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन तो होंगे ना, या फिर मेरी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मैं सेबी की इन्वेस्टिगेशन चला दूँ किसी पे? नहीं चला सकती। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेबी को देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट हो रहा है। नंबर 2, इंटरमीडियरी और पर्सन एसोसिएटेड हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस और रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। इसके बाद मैम सेबी ने तो बोल दिया कि हमने गलती करी है, बट अगर हम उसे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे तो, या फिर सेबी हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाए नहीं दे तो? नहीं, अगर सेबी ने किसी कंपनी के ऊपर भी केस किया है तो कंपनी और उसके सारे कनेक्टेड पर्सन्स कवर हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इंटरमीडियरी या फिर जो भी पर्सन एसोसिएटेड है स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट से, अगर तुम्हारे ऊपर सेबी का केस लगता है तो जो जो तुमसे मांगा वो चुपचाप जाके दे देने का, वरना फिर से लगेगी तुम पे प्रोविजन की पेनल्टीज। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या क्या रहेगा रोल? हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो किसी भी इंटरमीडियरी या फिर पर्सन एसोसिएटेड से जाके बोल सकती है कि ये रजिस्टर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट, ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, एंड द टाइम एंड प्लेस जहाँ उन्हें चाहिए उनको जाके प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने का मतलब है देना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टडी, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। मैम मैंने बुक्स ला के रखी, हमेशा के लिए रख लूँ क्या? नहीं चलेगा। आपके पास में कितना पावर दिया, आप कस्टडी में रुक सकते हो बुक्स, अकाउंट्स वगैरह कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए।
6 महीने के लिए, जिसके बाद आपको फिर से रिटर्न करनी पड़ेगी बुक्स उस कंपनी को। मैम लेकिन मैं तो सेटिस्फाइड हुई नहीं, 6 महीने में तो मज़ा ही नहीं आया, मुझे तो अभी और देखना है। तो देखो 6 महीने बाद तुम्हारे पास 6 मंथ्स का टाइम और मिल सकता है, वो भी परमिशन के साथ, कि आप 6 मंथ्स के बाद फर्दर 6 मंथ्स के लिए भी इन बुक्स को मंगवा सकते हो। मैम इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज बेटा MCQ हो चुका है पेपर, तो MCQ में ये सब आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ ओथ, ऊपर पढ़ के आए थे, कॉल करके समन किया, समन ऐसे ही थोड़ी किया, उनको एग्जामिनेशन ऑफ ओथ के लिए किया। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एग्जामिनेशन ऑन ओथ, आपको बुलाया जा रहा है तो आपको आना पड़ेगा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं आ पाए, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो ये सारे काम करके जाएगा। इसके बाद आते हैं पेनल्टीज पे। अगर आपने ऊपर लिखी कोई भी गलती करी, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने आपसे बुक्स मांगी, आपने नहीं दी, या फिर इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दी, या फिर समन करके कॉल करके बुलाया था, तुम नहीं आए, तो तुम्हारे नहीं आने का तुम्हें कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तुम्हें हो सकती है 1 साल तक की जेल या फिर 1 करोड़ तक का फाइन, या दोनों। क्या बोला मैंने? 1 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का फाइन, या दोनों। प्लस अगर तुम इस पे भी नहीं सुधरे तो 5 लाख रुपीज पर डे, बेटा पर डे, समझ रहे हो? 5 लाख रुपए पर डे तक का फाइन फॉर एवरी डे, जब तक कि ये तुम्हारा फेलियर कंटिन्यू होगा। ये जो नोट्स हैं दे शुड बी टेकन डाउन इन राइटिंग। कोई भी काम ओरली हो सकता है क्या? किसी भी अथॉरिटी में नहीं हो सकता, तो सेबी में क्यों होगा? ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये होंगे राइटिंग में। सीजर, हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम छीना छानी कर रहे हो, छीना छानी क्या होता है? अरे बुक्स को छीनना। छीना छानी का क्या मतलब हुआ? बुक्स को छीनना। अगर आपको ये वाली चीज़ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको परमिशन लेकर आनी पड़ेगी, कहाँ से? मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट से। क्या बोला मैंने? मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट से आपको परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। कब? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बुक्स रजिस्टर्स वगैरह अगर हमने इसके पास वापस दे दिए ना, तो ये तो पता है क्या करेगा, इंसान इतना गंदा है क्या बताऊं। अगर इसको मैंने बुक्स वापस दी, ये उनको लेगा, उनको जला देगा और इनको फेंक देगा, या फिर फाड़ के फेंक देगा, या फिर चोरी करवाएगा चला के अपने घर में कि अरे वो एविडेंस तो खो गया, अब मैं क्या दूँ। सामने वाला इंसान बचने के तरीके निकालेगा ना। एंड इफ एनी डे सेबी को आपके ऊपर डाउट हो जाता है कि आप डैम एफएस कर रहे हो, डैम एफएस मतलब डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, ऑल्टर, फॉल्सिफाई, सीक्रेट। डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, ऑल्टरनेट, फॉल्सिफाई, सीक्रेट। मैम बार बार क्यों? क्योंकि ये लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय और म्यूटिलेट, ऑल्टर, फॉल्सिफाई, सीक्रेट तुम करके आते हो तो तुम्हें मजिस्ट्रेट या जज की परमिशन से क्या होगा? सीजर के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट और जज तुम्हें क्या ऑर्डर दे सकता है? नंबर 1, टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड टू प्लेस वेयर सच एंड बुक्स एंड अकाउंट्स आर कैप्ट। तुम्हें परमिशन दी जा सकती है कि सामने वाला बंदा तो सुधरा हुआ नहीं है, वो तो देगा नहीं आगे से, तो हम क्या करेंगे? हम जाके परमिशन लेके उनके जहाँ पे प्लेस बुक्स वो रखी जाती है हम वहाँ जाएंगे, सर्च कर सकते हैं हम वहाँ पे, या फिर हम सीज कर सकते हैं बुक्स, रजिस्टर्स या डॉक्यूमेंट्स को। अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशन किसी पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी पर हो रही है तो 2 कंडीशन है, क्या होनी चाहिए? या तो तुम मार्केट मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग। प्लीज़ इसको ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी के ऊपर हाथ ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप लिस्टेड हैं तो आपने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे किए होंगे तब जाके आप लिस्ट हुए हैं, यानी आप एक अच्छे इंसान हैं। तो इन दैट केस या तो इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन का मामला है, तभी आपके ऊपर केस हो सकता है। रिटर्निंग ऑफ अकाउंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कितने टाइम तक रखना होता है? 6 मंथ्स तक, जिसके बाद इनको रिटर्न करना पड़ेगा। वापस मंगाना है तो मंगाना पड़ेगा। रिटर्न करने के बाद जिनसे परमिशन लेके छीन के लाए थे यानी मजिस्ट्रेट से, उनको जाके वापस बताना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं रिटर्न। ओके, केस लॉ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग्स। मैम सीज एंड डिसिस्ट क्या होता है? सीज एंड डिसिस्ट होता है किसी को रोकना। सीज करना मतलब किसी के ऊपर रोक लगाना, डिसिस्ट करना मतलब उसको प्रिवेंट करना कि ओ अब तू ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो दिस सेक्शन डील्स विद द सीज एंड डिसिस्ट पावर्स ऑफ सेबी। अगर सेबी को ऐसा लगता है इंक्वायरी के बाद कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में क्रिमिनल जैसा है या इसने कुछ गलती की है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से पास कर सकता है ऑर्डर टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग सच वायलेशन। आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है कि आप अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अलावा
ये सेबी के जो वो मेंबर्स बैठे थे वो टाइम पास के लिए अपॉइंट नहीं हुए थे ना, उनकी मीटिंग्स कैसे होंगी, कितने मेंबर्स होंगे, उसका कोरम क्या होगा, ये सब भी डिसाइड कौन करेगा, सेबी। ठीक है, आईपीएफ में पैसा आया उसका क्या करेंगे, आईपीएफ मैम, आईपीएफ तो पता ही नहीं है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड, वहाँ जो पैसा आया उसका यूटिलाइजेशन के बारे में क्या होगा, या फिर और भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड और कंडीशंस, फीस जो आई उसका क्या होगा, ये सारी जो हैं वो रेगुलेट करने की पावर है सेबी के पास। आईएफएससी के ऊपर क्या सेबी के प्रोविजंस लगेंगे, नहीं, आईएफएससी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेबी, उसके ऊपर नहीं लगेंगे। इंटरमीडियरीज का रजिस्ट्रेशन सेबी करेगा, क्या कोई आदमी विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं पेनल्टीज फॉर फेलियर। देखो पेनल्टीज का मैं बोलूँगी, तुम्हें एक लिमिट याद करनी है, 1 लाख रुपीज़ पर डे से लेकर 1 करोड़, ये एक जनरल पेनल्टी है। वैसे तो तुम्हें सारी पेनल्टीज याद करनी है, बट मैम होती नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना, तो सेबी की जनरल पेनल्टी है रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ पर डे टू 1 करोड़। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मैंने लास्ट रिजॉर्ट बोला है, सारे करके मत आ जाना, ठीक है, मैंने लास्ट रिजॉर्ट में बोला ऐसा कर सकते हो, फाइन। अब रहेगा हमारा कौन सी पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। देखो जो पेनल्टीज डिफरेंट होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ईए, ये क्या बोलता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड की पेनल्टी 1 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर डे विच शेल बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़, या फिर 3 times द अमाउंट ऑफ गेन्स मेड विच एवर इज हायर। एक चीज़ और याद रखने की है, पेनल्टीज हमेशा हायर पे जाएगी। सेबी जो है ना वो तुमसे जितना पैसा वसूल सकता है वो वसूलने की कोशिश करेगा, सो योर पेनल्टीज विल ऑलवेज ऑन अ हायर साइड। ओके, इसके बाद रहेगी एक पेनल्टी तुम्हारी स्टॉक ब्रोकर के केस में इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू नहीं करते हो, बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर यू डू नॉट इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, तो पेनल्टी रहेगी 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की। अगर आप डिलीवर करने में कोई गलती करते हो सिक्योरिटीज़ को, तो 1 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़। अगर आप ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हो जितना ब्रोकरेज लिखा है उससे, तो 1 लाख रुपए से लेकर 5 times ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अगर तुम्हें 50 लाख रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करना था, तुमने 60 लाख कर लिया, तो 10 लाख तुम्हारा एक्सेस है, उसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। वापस सुनना, समझ में नहीं आया होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी वैसे तो इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर में आएगी, फिर भी बता देते हैं कितनी रहती है, रटी हुई होगी अब तो। 10 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम कितना जाएगा, ये 25 करोड़ और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। अगेन अगर आप फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेनल्टी रहेगी 5 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ रुपए या 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। इसी को मैं अगर टेक ओवर में लेके आऊँ तो वो तुम्हें 5 लाख की लिमिट को कितना करना है, 10 लाख रुपए करना है। अगर आप ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करते हो तो 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए या 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। कहीं कुछ भी नहीं लिखा तो सबका प्यारा राज दुलारा 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी। परफेक्ट। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन होता है केस को चलाना। सेबी के पास में कोर्ट बना दूं तो भी कोई एक पर्सन तो होना चाहिए ना जो जज जैसा काम करे या जो सारी हमारी सुनवाई करे। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले जाके देना तो कुछ नहीं होता ना, उनको जाके देखना भी तो पड़ेगा कि सारा काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग पावर सेबी के पास में पावर होती है एक पर्सन को अपॉइंट करने की हु शुड नॉट बी लेस देन दैट ऑफ अ डिवीजन चीफ। इतना डीप में जा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एओ बोलूँगी उसे, एओ कौन हो सकता है हमारा, डिवीजन चीफ के लेवल का बंदा होना चाहिए, ठीक है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में पावर क्या रहेगा, समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन ऑन ओथ। इसके अलावा एविडेंस देना, डॉक्यूमेंट मंगवाना या कुछ भी ऐसा मैटर उन्हें लगता है उन पर इंक्वायरी करना, प्लस उनको देखना कि क्या वो सही है गलत है। सेबी कॉल कर सकता है इन्फॉर्मेशन को या प्रेसिडिंग्स को लिए मंगवा सकता है अगर उसे लगता है ऐसा ज़रूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। एंड नो ऑर्डर शैल बी पास विदाउट गिविंग अ ROBH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये अपन पहला कवर करके आए थे। क्या सेबी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी पेनल्टी लगा देगा क्या, नहीं। कुछ फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि सेबी की पेनल्टी क्या रहेगी। नंबर 1 द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट, कितना तुमने किसी को लॉस किया। नंबर 2 तुम्हें फ़ायदा कितना हुआ।
देखो, तुमने कोई भी फ्रॉड किया होगा तो क्यों किया होगा? तुम्हारा तो फ़ायदा, सामने वाले का लॉस, तो दोनों फैक्टर देख के चलो। तुम्हें फ़ायदा हुआ तो कितना हुआ, उसको लॉस हुआ तो कितना हुआ, और कितना रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफ़ॉल्ट है, कितना कितना बार तुम ये डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे जैसे आप रिपीट करोगे डिफ़ॉल्ट को, वैसे वैसे क्या होगा, आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। सेटलमेंट क्या होता है? अपनी भाषा में सेटलमेंट किसको बोलते हैं? मैं जाके अगर कोर्ट को बोलती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैंने इससे पहले तो कोई गलती करी ही नहीं, या फिर ये गलती मुझसे गलती से गलती हो गई, ठीक है, इन दैट केस व्हाट पावर आई हैव इज, मैं जाके ऐसा बोल सकती हूँ कि बिकॉज मैं अच्छी इंसान हूँ, मैंने इससे पहले कोई गलती नहीं करी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगी, तो प्लीज़ मेरी ये सज़ा को या तो कम कर दो, रिड्यूस कर दो, या पूरी तरह ख़त्म कर दो, मेरे ऊपर जो पेनल्टीज़ लगी हैं उनको कम कर दो। वहाँ पर आती है आपकी सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। क्या होता है ये? सबसे पहले आपको सेटलमेंट करने के लिए सेबी को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि मुझे सेटलमेंट में जाना है। सेबी आपके डिफ़ॉल्ट्स को देखेगा कि आपने कितने कितने लेवल के कांड किए हैं, कांड बोला मैंने, कितने कितने लेवल के कांड किए हैं, उस हिसाब से आपका सेटलमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट्स होगा। उसके बाद आएगा आपका प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट। अगर आप सेबी में सेटलमेंट के लिए जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, तुम सेट में नहीं गए हो। मैम ये सेट कहाँ से बीच में आ गया? अरे देखो, अगर तुम्हें सेटलमेंट कराना है इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सज़ा को कम करना है। तुम अगर फर्दर अपील में कहीं और ऑलरेडी जा चुके हो तो तुम्हारे पास सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है। लास्ट वन, जितना भी सेटलमेंट का अमाउंट है कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। इसके बाद रिकवरी पर आते हैं। मैम ये इंडिया है, हम यहाँ पे पैसा ना वसूलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है सेबी के लिए इजी होगा पैसा वसूलना? लोग ऐसे ही दे देते होंगे कि अरे मेरे ऊपर पेनल्टी लगी, मैं आता हूँ जमा कराने, मैंने गलती करी ना। इतने भोले लोग हैं, अच्छे लोग हैं नहीं है ना, दुनिया बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ये आता है हमारा प्रोविज़न रिकवरी ऑफ अमाउंट्स का। रिकवरी का मतलब अगर आप पेनल्टी पे नहीं करते, सेबी ने आपके ऊपर कोई डायरेक्शन डाला था कि आपको मनी रिफंड करना है, किसी भी केस में आपने वो नहीं किया, या फिर डिसगॉर्जमेंट का केस है, आपको चीज़ें देनी थी सेबी को, अगर वो नहीं दी, या फिर आपने फ़ीस पे नहीं करी, तो रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है? जैसा इनकम टैक्स में होता है ना, वैसा तुमसे पैसा वसूल सकता है। क्या क्या तरीके हैं पैसा वसूलने के? नंबर 1, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 2, आपके बैंक अकाउंट से पैसा ले लेगा, नहीं दिया तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तुमने बोला मेरे पास तो बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, कोई बात नहीं, ज़मीन तो होगी, दे दो। मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, बैंक अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं, आप क्या करूँ? तुम्हारा अरेस्ट तो हो सकता है, तुम खुद तो हो, इंसान तो प्रेजेंट है, तो तुम्हारा अरेस्ट हो सकता है। या फिर अपॉइंट अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। यू कैन अपॉइंट अ रिसीवर जो सारी मैनेज करेगा, यानी अब तुम अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा ना, तो वो क्या करेंगे? किसी खुद के बंदे को अपॉइंट करेंगे कि जा देख कर आ, इसके पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और पैसा जितना हो सकता है लेकर आ जा। रिकवरी ऑफिसर कौन होता है? जो सेबी में अपॉइंट होता है रिकवरी ऑफिसर का काम करने के लिए, यानी वसूली भाई। हिंदी में बोलूँ तो वसूली भाई। क्यों अपॉइंट किया इनको अपन ने? ताकि हम पैसे को वसूल के ला सके। मैम क्या प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी या और लोग भी कवर होंगे? देखो ये इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि अगर मेरे ऊपर आज, चलो मेरी छोड़ो, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी अंकल शर्मा अंकल के ऊपर अगर आज पेनल्टी लगी, ठीक है, शर्मा अंकल क्या करेंगे कि उन्हें लगा मेरी प्रॉपर्टी, तो सेबी को पता चल जाएगा मेरे पास प्रॉपर्टी है। शर्मा अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी या अपनी वाइफ के नाम कर दी, और सोचा मैं तो बच जाऊंगा, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरा सारा पैसा तो इनके पास है। क्या आप शर्मा अंकल बच सकते हैं? नहीं बच सकते। ओके, आप क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, या फिर आपने अपनी स्पाउस के नाम पे कर दिया, आपने अपने छोटे बच्चे के नाम पे कर दिया, माइनर चाइल्ड इज कवर्ड, याद रखना, या फिर अपने बेटे या बहू मतलब सन्स वाइफ, ओके, सन की वाइफ, या फिर अपने बेटे के बच्चे के नाम पे, अपने पोते तक पे। आप सोचो कि कवर कहाँ से कहाँ हो रहा है। आप खुद तो मरोगे, किस किस को और फंसा के जाओगे? आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपकी बहू, आपका पोता, ये सब लोग यहाँ पे कवर हैं। पोता पोती देखो, जेंडर बायस होने की नीड नहीं है, दोनों कवर्ड है। आपके ऊपर भी यहाँ पे प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, यानी अगर आप पैसा नहीं दोगे तो इन लोगों से भी ये पैसा वसूला जा सकता है। और लास्ट वन, कॉन्टिन्यूएंस, कि आपकी डेथ होने से आपकी ये पेनल्टी माफ़ कर दी जाएगी कि अरे शर्मा अंकल तो रहे ही नहीं अब,
अब पैसा लेने की ज़रूरत ही क्या है, माफ़ कर दो। अरे नहीं, अगर आप नहीं रहते तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आपकी जायदाद लेने का राइट आता है ना, तो इन द सेम वे उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि सेबी में कोई भी पेनल्टी उनके ऊपर लगी हुई है तो वो पैसा उनकी एस्टेट जो उन्हें मिला होगा वहाँ से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और कितना, जितना का उसके ऊपर उसको एस्टेट मिला, देखो जितना पैसा उसको मिला, क्या वो उससे ज़्यादा पैसा देने को रेडी होगा? यानी कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जितना उसको मिला इनहेरिटेंस में उतनी उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेट। आप लोग सारे सीएस वाले बच्चे हो, कंपनीज तो पता होगा, कंपनीज लॉ तो एनसीएलटी का नाम सुना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इन द सेम वे सिक्योरिटीज़ लॉ यानी कि सेबी में आता है अपना सेट, वहाँ जो काम कर रहा था एनसीएलटी, यहाँ वो काम कर रहा है सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 15 के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो एक ट्रिब्यूनल को बना सकता है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके पास में सारा जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटीज़ जो होंगी ना वो वैसी होंगी जैसा कि किसी कोर्ट के पास होती है, यानी लॉ के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट के को स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा सेट के क्या क्या पावर्स हैं, कितना पावर्स ये एक्सरसाइज कर सकता है। सेट मैम कैसे काम करेगा? बेंचेस, कभी अगर आप लीगल वे में कुछ भी आप सुनोगे तो आप सुनोगे कि बेंचेस होती हैं, ठीक है, तो सेट का भी जो काम होता है ना, सेट जो है वो बेंचेस के रूप में काम करेगा। बेंच का मतलब सेट में बैठेगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स, एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर का होना ज़रूरी है। मैंने एक और एक से ज़्यादा क्यों बोला? अरे भाई मिनिमम एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बेंचेस कहाँ पे बैठेगी? मोस्टली मुंबई में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नई जगह बताती है कि चलो गोवा में चलते हैं तो ठीक है वहाँ चल लेंगे। सेट के पास आप कब जा सकते हो? अगर आप ऑर्डर से अग्रीव्ड हो। अपन अभी पढ़कर आए थे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अगर मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया और मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मैं कहाँ जाऊँगी? सेट के पास में, ओके। या फिर मान लीजिए IRDA PFRDA किसी से भी मैं अग्रीव्ड हूँ तो जाऊँगी सेट के पास। कितने दिन में जाऊँगी? 45 डेज में, अपने ऑर्डर की कॉपी लेकर कि मुझे ये गलत लगा। सेट क्या कर सकता है? सेट के पास पावर है या तो वो कन्फर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड। कन्फर्म का मतलब जो किया ना एडजुडिकेटिंग वो सही था, मतलब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो किया वो सही था, या फिर मॉडिफाई कर सकता है, उसको कुछ चेंज करना है। मान लीजिए उसने 10 लाख की पेनल्टी लगाई, सेट को लगता है कि 3 लाख की पेनल्टी थी तो वो रिड्यूस भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। प्लस सेट असाइड का मतलब पुराना वाला ऑर्डर था ही खराब, उसको कैंसिल करके एक नया ऑर्डर पास कर सकता है। सेट जो है वो 45 डेज़ के बाद भी क्या अपील ले सकता है? हाँ, मोस्टली जैसा हमने कहीं भी पढ़ा था कि आप 45 डेज़ में जाओ, नहीं जाते तो आपको 45 डेज़ का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है, बट वो रीज़नेबल होना चाहिए। प्रूव करो मैम एक्सीडेंट हो गया था, अरे तो प्रूव कर दो ना एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। प्रोसीजर का फॉर्म और अपील कैसा रहने वाला है वो रूल 4 बताता है। देन कम्स प्रोसीजर फॉर सेट। सेट के पास में पावर सेम हमारी वही वाली है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, उसमें कुछ और एड ऑन जो किया। क्या सेट अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है? उसने खुद ने कोई डिसीजन दिया तो हाँ। क्या एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है? तुमने क्रश को लिखा हाय, क्रश ने किया ब्लॉक। सेट असाइड भी कर सकता है, या फिर कोई और मैटर जो भी है वो भी सेबी सेट देख सकता है। आप नहीं जा रहे तो क्या आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो? भेज सकते हो, बट वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए CA CS CMA जो कि आपके बिहाफ पे सेट में जाके आपके लिए अपील फाइल करेगा। प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्या सेट के पास अगर अपील जा चुकी है उस बीच में कोर्ट के पास भी जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए मुझे सेट की भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो मेरा फाइनल रिजॉर्ट क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन में जाना है? 60 डेज़ के अंदर। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावीन करते हो ऊपर लिखे हुए प्रोविजंस को तो आपको हो सकती है 10 साल तक की जेल या 25 करोड़ तक का फाइन, ठीक है। पेनल्टी अगर आप पे नहीं करते हो तो आप पे लगेगा 1 मंथ से लेके 10 साल तक की जेल। और कंपाउंडिंग कहाँ पे हो सकती है? जहाँ पे आपका जो फाइन है वो इम्प्रिजनमेंट ओनली, या साथ में कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप सिर्फ पैसा देके मामले को रफा दफा से करा सकते हो जब आपने जो गलती की है वो छोटे लेवल की है, यानी इम्प्रिजनमेंट ओनली या फाइन ओनली वाली गलती की है,
ठीक है, क्या कोर्ट बीच में आएगा? नहीं आएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट बना सकता है इस वाले एक्ट के लिए। इसमें कौन रहेगा? एक जज रहेगा। जज क्या कोई भी उठ के आएगा? नहीं। हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वैसा हमारा जज रहेगा। अगर आप सेशन जज या एडिशनल सेशन जज एटलीस्ट नहीं होल्ड करके आए हैं तो आपको यहाँ पे भी जज बनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इजी पीजी। स्पेशल कोर्ट में कौन से वाले ऑर्डर्स आएंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। अच्छा, कौन से वाला स्पेशल कोर्ट? मान लीजिए राजस्थान में 5 हैं, मुंबई में 6 हैं और मैं रहती हूँ बेंगलोर में, तो बेंगलोर का देखो ना, तुम्हें राजस्थान और मुंबई से क्या करना है? ठीक है, तो आप जहाँ रहते हैं या तो वो जगह या फिर हाई कोर्ट आपको डिसाइड करके देगा आपको उस वाले स्पेशल कोर्ट के पास जाना है। क्या अपील के प्रोविजंस यहाँ भी लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। अच्छा, इस एक्ट पे सारी चीज़ें कौन सी लगने वाली हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर वाली, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाली। ट्रांजिशन प्रोविजन कहता है जब तक ये नहीं आया था उसके बाद सारे केसेस भी इनके पास में आ जाएंगे। अगर कॉन्ट्रवेंशन जो है वो कंपनी कर रही है तो क्या होगा? कंपनी में जुड़े हुए सारे लोग, उसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़, उन सबको भी फंसाया जाएगा। अगर वो प्रूव कर देते हैं कि वो ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहे थे, उन्होंने कोई गलती चला के नहीं करी, मतलब जब ये फ्रॉड हुआ तो उन्हें पता था फ्रॉड हो रहा है और उन्होंने पूरे कदम उठाए थे कि कंपनी फ्रॉड ना करे या फिर बच जाए, अगर वो खुद को प्रूव कर सकते हैं कि दे कैन बी सेव, तो उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक, मोस्टली लास्ट पे उतर चुके हैं हम, स्कोर्स। सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके तुम अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हो। आज के ज़माने में तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी कंप्लेंट होती है या फिर तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट होती है, सबसे इजी बताती हूँ, स्विगी जोमेटो सबने किया हुआ है। अगर तुम्हारी उससे रिलेटेड भी कोई कंप्लेंट होती है तो कैसे तुम उसे देखते हो? तुम्हारे पास अपडेट आता है ना कि मैंने कंप्लेंट फाइल की थी और वो लोग तुम्हें जल्दी से मॉनिटर करते हैं। इन द सेम वे अगर पुराने ज़माने के हिसाब पे जाऊँ तो सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होता था, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में सारा जो प्लेटफॉर्म है वो स्कोर्स बन चुका है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट्स को लेकर जा सकते हो। ठीक है, स्कोर्स के थोड़े से फीचर्स हैं, तुम मन से लिख सकते हो, फिर भी बता देती हूँ। सेंट्रलाइज डेटाबेस, ऑनलाइन मूवमेंट होता है यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी आती है, यानी कि आई कैन सी मेरी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, उसे बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, मैं ऑनलाइन रिव्यू कर सकती हूँ स्टेटस क्या चल रहा है मेरी कंप्लेंट का। ये 24/7 एक्सेस है क्योंकि ऑनलाइन है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली कंप्लेंट जो है वो कहीं भी घर बैठे भी रजिस्टर की जा सकती हैं। यहाँ पे ईमेल जो है वो रजिस्टर करके दिया जाएगा कि आपका 1 घंटा हो चुका है, आपने इतनी देर पहले आप कंप्लेंट किया था, ये देखो ये रहा वो पेपर, हम आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा ईमेल आपको आ जाएगा। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में नंबर मिलेगा जिससे कि आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो। कंप्लेंट क्या मैं खुद भी कर सकती हूँ? देखो पहले तो क्या था, मुझे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ रहा था क्योंकि कोर्ट केसेस मुझे समझ नहीं आते थे। यहाँ पे मैं खुद एक मोबाइल एप्लीकेशन स्कोर्स की डाउनलोड कर सकती हूँ जहाँ जाके मैं अपना कंप्लेंट को फाइल कर सकती हूँ और कितने दिन में कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी? 30 डेज़ के अंदर। यहाँ पे सेबी बीच में नहीं आएगा। ओके, जो इन्वेस्टर एसोसिएशन है वो यहाँ पे अलग से बना हुआ है, उनका एक टोल फ्री नंबर भी है। अगर आपको कोई भी गलती होती है, जैसे कि मुझे डिविडेंड नहीं मिला, मैंने शेयर ट्रांसफ़र करे थे नहीं हुए, या फिर मेरे को इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिला, किसी कंपनी ने फ्रॉड किया, जिस भी चीज़ से मैं अग्रीव्ड हूँ मैं कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर सकती हूँ और एक स्टेटस ले सकती हूँ कि मेरी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची। कैसे जाएगी कंप्लेंट? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना। रजिस्ट्रेशन के बाद वो KYC डिटेल्स मांगेगा, आपका नाम, आपका नंबर, पैन कार्ड, आधार नंबर, सब कुछ वो वहाँ पे दे देना। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको एक ID मिलेगा एक्नॉलेजमेंट का, वो देख लेना। टाइमलाइन क्या रहती है? आपको इस कोर्स के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल करनी है उसकी टाइमलाइन रहती है 1 साल। ठीक है, यानी जैसे ही तुम्हारे साथ गड़बड़ हुआ उसके अगले 1 साल तक यू हैव पावर्स कि आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सेबी के पास राइट्स है कि वो किसी कंप्लेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगेन देयर इज़ अ 1 टाइम रिव्यू ऑप्शन, यानी कि अगर इस कोर्स को लगता है कि मतलब कि जो कंप्लेंट है वो सही नहीं आई है तो दे हैव अ 1 टाइम रिव्यू ऑप्शन जहाँ पे आप अपनी फाइल करी हुई कंप्लेंट को वो रिव्यू भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो क्या क्या कंप्लेंट्स नहीं आ सकती। कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंपनीज जो अनलिस्टेड है या फिर
डी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं रही तो वो तो पहले ही कंपनी डूबी हुई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप स्कोर में कंप्लेन नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी केस पेंडिंग है किसी स्पेशल कोर्ट में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी, वहाँ पे भी नहीं कर सकते। अगर किसी एक्ट, स्पेशल एक्ट वाली कंप्लेंट्स है, यानी कि RBI, IRDA, PFRDA या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वाली, तो वहाँ भी आप नहीं कर सकते। या फिर आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है तो ये कंप्लेन नहीं आएगी। लिक्विडेटेड कंपनीज की कंप्लेन भी यहाँ नहीं आएगी। इंटरमीडियरीज भी यहाँ पे कवर्ड है। अगर आप अपने DP मतलब व्हाट्सएप वाली नहीं रहे, आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से आप अग्रीव्ड हैं तो भी आप जा सकते हैं स्कोर्स के पास। ये है कुछ पॉइंट्स कि आप क्या क्या चीज़ को लेके जा सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, कंप्लेंट आपकी कैलेंडर डेज जाएगी टी मतलब अगर आज हुआ, मैंने आज कंप्लेंट फाइल करी, उसके 30 दिन के अंदर वो देंगे मुझे रिस्पांस। 30 दिन के अंदर अगर मुझे रिस्पांस नहीं आता तो आई विल गिव अ रिस्पांस ऑन T+31 डेज बेसिस, यानी कि 30 दिन पूरे होने के बाद जैसे ही 31st डे आता है मैं फिर से फ़ोन करके परेशान करूँगी, अरे अभी तक फैसला नहीं सुनाया, मेरी कंप्लेंट फाइल थी, ठीक है। अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो तुम्हारे ऊपर 1000 रुपये तक की एज अ कंपनी, क्योंकि आपने वो नहीं सुना सामने वाले की प्रॉब्लम को, तो 1000 रुपये पर डे तक का फाइन 60 डेज तक का, एंड 60 डेज़ के अंदर सॉल्व करने का तुम्हारे ऊपर लग सकता है। या फिर प्रोमोटर्स वगैरह हैं तो T+76 डेज़, आपकी शेयर होल्डिंग को फ्रीज किया जा सकता है T+86 डेज़। टी का मतलब होता है द डे। मोबाइल एप्लीकेशन कुछ नहीं बोलता है, अपना फ़ोन खोलो, उसके ऊपर ऐप डाउनलोड करो, अभी नहीं करना, घर जाके कर लेना, बाद में कर लेना। इसके बाद सेबी के पास 2 तरह के लेटर्स होते हैं जिसपे वो तुम्हें बताएगा कि कंप्लेंट का क्या हुआ, नो एक्शन लेटर एंड इंटरप्रेटिव लेटर। नो एक्शन लेटर का मतलब है कि सेबी आपको बोलेगा कि इस कंप्लेंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इंटरप्रेटिव लेटर का क्या मतलब है, अगर कोई भी बात मुझे आई और मानो मुझे समझ में नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऑर्डर आया और मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं बीटेक वाली बंदी हूँ और ये कॉमर्स की लैंग्वेज में भेज रहे हैं, तो सेबी आपको हेल्प करेगा इंटरप्रेट करने में कि वो क्या बोलना चाह रहा है ताकि आप उसे समझ सको। तो 2 तरह के लेटर्स हैं, याद रखना, नो एक्शन लेटर एंड इंटरप्रेटिव लेटर्स। देन क्या ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी? बिल्कुल, यू कैन फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी मेरी पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि ये कहीं बाहर ना जाए। तो क्या होगा कि तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाएगा। सो अप्रॉक्स 40 मिनट्स में वी हैव कवर्ड आवर सेबी। ना ये स्पीड मुझे लगा तेज़ है ना धीरे है, बट हाँ इसी स्पीड से और इतनी ही फास्ट जब हम करेंगे तब ही हो पाएगा। थैंक यू। So next chapter we are starting up with is insider trading. Insider trading, मैम आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड है। अरे नहीं, द चैप्टर इज प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी की खुफिया जानकारी किसी और को देना या उस खुफिया जानकारी के बेसिस पे खुद शेयर्स में डील करना और खुद के फ़ायदे के बारे में सोचना। सिंपल और सरल शब्दों में इनसाइडर ट्रेडिंग यही होता है, यानी कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए जो बेनिफिट या जो पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट हो सकता है उसको साइडलाइन कर देते हो ना, उसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, क्यों लाना पड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण। लोग आते थे, कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते थे और कंपनी को लॉस पहुंचाने की कोशिश करते थे। सबसे पहले क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग? नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग। आप खुद इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर डील इन सिक्योरिटीज़ वाइल इन पोजेशन ऑफ मटीरियल और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, या कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन को अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट से रिलेटेड है। तो यानी यू योर सेल्फ कैन नॉट इंगेज इन द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अलॉन्ग विद दैट आप किसी और को भी नहीं बता सकते कि जिसकी वजह से वो कोई और पर्सन डील करेगा। पेनल्टी क्या रहेगा? अगर कोई भी इंसाइडर खुद के बिहाफ पे या किसी और पर्सन के बिहाफ पे या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा करता है जो डील करता है ऑन द बेसिस ऑफ UPSI, इस वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है UPSI, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर आप डील करते हो, इसको कम्युनिकेट करते हो या फिर किसी और को बोलते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तू कर, तो आपके ऊपर लगेगी इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी, जो कि कितनी होती है 10 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ रुपए तक, या फिर 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। सेबी ने देखो, सेबी ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया उसमें क्या क्या कवर आता है? सबसे पहले कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है?
मोस्टली कंपनीज में कंप्लायंस ऑफिसर का काम हम लोग करते हैं, हम मतलब कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, इसका मतलब आपकी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, आप कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं कंपनी को या कैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो सब कवर होएगा कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर। कनेक्टेड पर्सन का मतलब पिछले 6 महीने में आप चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े हो मतलब मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ, जुड़े हुए माने जाओगे। मैं खुद कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ बट मेरी वाइफ कंपनी की प्रमोटर है या मेरे हस्बैंड कंपनी के प्रमोटर है तो भी मैं जुड़ी हुई मानी जाऊँगी। मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चे कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर है तो वो भी माने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कंपनी की रिलेटेड कंपनीज में काउंट होती है? जी हाँ, तो वो भी यहाँ पे कवर होगी। इनसाइडर का मतलब सबसे पहला खुफिया इंसान, जिसके पास जो एक तो कनेक्टेड पर्सन होना चाहिए प्लस उसके पास जानकारी भी होनी चाहिए। मैम मैं इनसाइडर हूँ, मुझे कंपनी का सब कुछ पता है लेकिन वो खुफिया वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पता, क्या मैं इनसाइडर बनूंगी? नहीं। मैम मुझे कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो पता है बट मैं इनसाइडर नहीं हूँ, तो क्या अब भी मैं इनसाइडर ट्रेडिंग में कवर होंगी? नहीं। कनेक्टेड पर्सन अभी हमने कवर किया कौन कौन होता है। इसके अलावा आपके इमीडिएट रिलेटिव्स भी आते हैं। इमीडिएट रिलेटिव्स मतलब जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हो। करीबी कौन होता है दिल में सबसे ज़्यादा? स्पाउस होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, क्या वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में काउंट होंगे? जी हाँ, वो भी होंगे। या फिर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो वो भी कवर होगा। प्रपोज टू बी लिस्टेड के अंदर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो इन फ्यूचर लिस्ट होने वाली है, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजंस हर लिस्टेड कंपनी पे लगते हैं बट कोई ऐसी कंपनी जो आज लिस्टेड नहीं है बट कल जाके लिस्ट होगी, क्या उस पर भी लग जाएंगे? हाँ बिल्कुल लग जाएंगे। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है खबरी, जो आके हमें बताता है, हमें मतलब सेबी को, कि इस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब अरे अगर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जाती तो उसको मैं अनपब्लिश बोलती क्या? नहीं ना, उसको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन में काउंट करती। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिश नहीं हुई है उसे मैं क्या बोलती हूँ? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। एंड व्हाई इट इज प्राइस सेंसिटिव? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अगर एक्चुअल में पब्लिश हो जाती है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है, तो वो अपने शेयर्स को खरीदना या बेचना बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करेंगे, जिससे कंपनी को लॉसेस भी हो सकते हैं या फिर मार्केट में तहलका मच सकता है, बहुत लोगों के राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, द स्टेक होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स, कंपनी, उसके प्रोमोटर्स एंड ऑल, ठीक है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्या मैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मान लूँ, या कुछ तो उसमें रिलेवेंस होनी चाहिए, वो कुछ तो रिलेवेंस होनी चाहिए, यानी वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड है तो कवर होगी, डिविडेंड से रिलेटेड है तो कवर होगी, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो भी कवर होगी। यानी कि हो सकता है कंपनी का पहले शेयर कैपिटल प्रेफरेंस में था, अभी उस प्रेफरेंस को कन्वर्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो आप, कन्वर्टेबल इक्विटी, या फिर आप डिबेंचर्स को इसी साल कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बोनस इश्यू कर रहे हो, राइट्स इश्यू कर रहे हो, तो मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन लिस्टिंग डी लिस्टिंग हो रही है तो, या फिर आपकी कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल छोड़ के गए। मैम की अंबानी जी अगर रिलायंस से रिज़ाइन कर देंगे तो क्या ये इवेंट बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ऐसे इवेंट यानी आपके KMPs अगर कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो वो भी मटीरियल इवेंट माना जाता है। इसके बाद है रेगुलेशन 3, सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन। आपके ऊपर क्या क्या रोक लगाई सेबी ने? दैट यू कैन नॉट कम्युनिकेट और प्रोक्योर UPSI, यानी अगर आपको पता है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखो, अगर किसी को बता दिया और उसने उस केस पे, उस बेसिस पे शेयर्स में डील किया तो वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे। इसके अलावा आप ऐसी UPSI कंपनी से लेने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इंसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट एनी UPSI एक्सेप्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ये आता है एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि मेरे ऊपर किसी ड्यूटी, मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई लॉ था जिसके कारण मुझे वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को बतानी पड़ी, अरे बतानी पड़ी ना, ज़रूरी तो नहीं था, अपने मन से फ्रॉड को ध्यान में रख के तो नहीं बताया था, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी ड्यूटीज़ या लीगल ऑब्लिगेशन किसी लॉ के कारण या फिर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के कारण आप डिस्क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। Exceptions in connection in a transaction that would entail an obligation to make an open offer for takeover regulation where the board of directors has sharing such information in the best interest of the company, not attract the obligation to make an open offer under takeover regulation but where the board of directors is informed opinion that sharing of information is in the best interest of the company। क्योंकि अगर ये नहीं बताई
धीरे धीरे थांबा, क्या बोला मैंने? कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी या तो आप अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या फिर लीगल ऑब्लिगेशन के कारण डिस्क्लोज कर रहे हो, चलेगा। उसके अलावा क्या एक्सेप्शन है, कब चलेगा? अगर आप ओपन ऑफर, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को नहीं देते हो ना, तो आपकी कंपनी का कल को टेक ओवर हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बचाना ज़रूरी है या कंपनी का टेक ओवर रोकना ज़रूरी है? ऑब्वियसली कंपनी का टेक ओवर रोकना ज़रूरी है। तो टेक ओवर रोकने के लिए या फिर आपका जो ओपन ऑफर है वो इसलिए हो रहा है कि वो जनरल इंटरेस्ट, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, कंपनी के हित में ज़रूरी है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तब भी वो डिस्क्लोज की जा सकती है। बट कब की जा सकती है? एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज पहले। ओके, The above exceptions mandates execution of confidentiality agreement between the parties. Plus क्या बिना कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट के, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट के मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकती हूँ? नहीं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हो। इसके अलावा आप पे क्या रोक लगती है? नो इनसाइडर शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइडर अलाउ एक्सेस टू एनी यूपीएसआई रिलेटिंग टू कंपनी या फिर उसकी सिक्योरिटी एक्सेप्ट आप लीगल या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए ऐसा कर रहे हो। इसके अलावा आप भी नहीं कर सकते, यानी कोई आपको बता रहा है तो वो भी गलत है, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो तो आप भी गलत हो। ठीक है। लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है? लीगल पर्पस। आपकी कंपनी में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया होगा। तुम स्कूल जाते थे ना, स्कूल में कोड होता था डायरी के पीछे, जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता था ना, जहाँ लिखा जाता था कि आपको कैसे फंक्शन करना है। वो सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में कवर थी। यहाँ पे भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट आता है जहाँ ये सारी बातें कवर होगी। आपको उसी के हिसाब से करना है सारा काम। कहने का सीधा मतलब है आपकी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस बने हुए हैं, अगर आप उस कोड को फॉलो करते हुए कुछ भी कर सकते हो तो अलाउड है। उसके अलावा आप उससे बाहर जाते हो तो अलाउड नहीं है। मैम अगर मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली खबरी तो नहीं बोल सकते, चलो मानो कि मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, मैंने किसी और को बताई वो वाला खबरी, तो क्या मैं फंसूंगी? हाँ। मैम वो इन्फॉर्मेशन लेने वाला भी फंसेगा क्या? हाँ जी हाँ। एनी पर्सन जो रिसीट में है यूपीएसआई के, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लेजिटिमेट पर्पस, यानी कि चला के उसने, मान लीजिए हमारा पीएन था, उसने सुनने की कोशिश करी, क्या उसको सुनना बनता था? क्या उसको कोई मतलब था क्या कंपनी की मीटिंग में क्या डिसीजन हो रहे? नहीं ना। फिर भी उन्होंने गेट के बाहर खड़े होकर क्या किया? पूरा का पूरा कॉन्वर्जेशन सुना। तो क्या वो भी फंसेंगे? हाँ। इसके अलावा ये वही एक्सेप्शंस हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए थे। कॉन्फिडेंशियलिटी का अग्रीमेंट साइन कर लेना। The board of directors or organization of every person required to handle UPSI shall ensure that there is a digital database maintained containing the information and also the name of persons to whom the information is shared along with the PAN number. देखो, आज मान लो कोई मीटिंग हुई जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि कल हमारे डायरेक्टर रिजाइन करके जा रहे हैं। अब ये बात सिर्फ हम 5 लोगों को पता है ना, जो मीटिंग में बैठे हैं, हम 5 लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम 5 के अलावा किसी छठी पर्सन को ये बात पता हो सकती है? तुम सोच के बताओ, नहीं हो सकती ना। यानी कि मैं अगर ये मीटिंग में डिस्क्लोज कर रही हूँ तो 5 लोगों के नाम और उनके पता, उनका डिटेल सब कुछ मेरे पास में रखा हुआ होगा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं उन्हें डिस्क्लोज करती हूँ तो मेरे पास डिटेल्स है। कल को मानो किसी के रिश्तेदार ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया या फिर उस पर्सन ने खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करने की कोशिश की, तो क्या मैं उस पर्सन को पकड़ सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल डेटाबेस मेंटेन्ड है जहाँ मैंने उनकी सारी डिटेल्स रखी है। 1 सेकंड में आई कैन कैच कि ये कौन थे, ठीक है। एंड अगर डिजिटल डेटाबेस मेंटेन नहीं होता तो क्या आप उनको पकड़ पाना इतना आसान था? नहीं। दैट इज़ वाई हर कंपनी को ये ज़रूरी है। पैन नंबर से किसी भी इंसान को पकड़ा जा सकता है, प्लस इनकम टैक्स की चीज़ें भी ईजीली हो जाती हैं, इसलिए। अच्छा, ये डिजिटल बेस मैम अब कितने साल तक रखना पड़ेगा? 8 साल तक। इंडिया है ना, ये थोड़ी है मुझे आज इन्फॉर्मेशन मिली और मैं आज ही कुछ गलत करूँगी। मैं तो आज से 2 साल बाद भी कुछ गलत कर सकती हूँ, तो वो 2 साल बाद मैं गलत ना करूँ उससे बचाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? 8 साल तक ये इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास में यूपीएसआई है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। दिस इज़ योर रेगुलेशन परमिशन एंड लिमिटेशन वाला प्रोविजन। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास यूपीएसआई था तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सेप्शंस के अलावा भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप कनेक्टेड पर्सन हो और आप प्रूव कर सकते हो दैट यू डिडंट हैव यूपीएसआई और आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो अब आप कवर यहाँ पे नहीं होगे। अगर आपके जो काम करने वाले लोग हैं, मानो कंपनी में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जिन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और एक वो लोग जो कंपनी में शेयर्स की खरीद बेच करते हैं। यानी हो सकता है मेरी कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं अपने शेयर्स के ही देख रही हूँ कि इसको मुझे इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, क्या करना है।
तो अगर ऐसे कोई भी लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, दोनों अलग अलग हैं, आप ऐसा प्रूव कर सकते हो दैट इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ द यूपीएसआई, individuals who were in possession of the UPSI were different from the individuals taking trading decisions, और decision making individuals were not liable to trade. जिन लोगों को ये बात पता थी, ये इन्फॉर्मेशन पता थी, वो ट्रेड नहीं कर सकते, और जो ट्रेड कर सकते हैं उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है। अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट अरेंजमेंट्स रखे गए थे मीटिंग के अंदर कि आपकी यूपीएसआई जो है वो कम्युनिकेट नहीं करे कोई इंडिविजुअल, उसको सारे नॉर्म्स पता हो, प्लस जितने भी ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उनको लेते टाइम आपने उन अरेंजमेंट को ब्रीच नहीं किया हो। क्या दो एक्सेप्शंस हुए अब, या तो मेरे जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाले लोग और यूपीएसआई सुनने वाले लोग दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, तो भी ये यहाँ कवर होगा। नंबर 2, अगर आप इंश्योर कर लेते हो कि जब ये मीटिंग हुई थी तो हमने प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसीजर्स का ध्यान रखा था, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग कम्युनिकेट कर दे तब भी यहाँ आप कवर नहीं होंगे। कोई भी इंसाइडर ट्रेड नहीं कर सकता जब उसके पास इंसाइडर इन्फॉर्मेशन है, एक्सेप्ट 2 थिंग्स। नंबर 1, इंटर से ट्रांसफ़र बिटवीन इंसाइडर्स एंड ब्लॉक डील। अगर 2 इंसाइडर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों को पता है, मुझे भी पता है, मेरी फ्रेंड को भी पता है, अब क्या मैं फंसूंगी? नहीं, क्योंकि वो हम दोनों को इक्वल लेवल पे पता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे अकेली को पता है, ऐसा भी नहीं है कि उस अकेली को पता है। अगर दोनों को पता है, दोनों ने अग्रीमेंट में एंटर किया कि हाँ वी नो दिस इन्फॉर्मेशन कि कॉन्फिडेंशियल है, तो वो अलाउड है, वो काम कर सकते हैं। या फिर ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म। मैम ब्लॉक डील याद नहीं आ रहा, ब्लॉक डील में कुछ नहीं होता था। देखो, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो और आपने ये सोचा है कि आप बाकी लोगों से या तो पहले या बाद में डील करोगे, तो वो आपकी ब्लॉक डील में कवर होता है, ठीक है। ब्लॉक डील वालों को थोड़े स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं शेयर्स को खरीदने के, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नंबर पे शेयर्स खरीद रहे हैं, वो हमारी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी हमने इनसाइडर ट्रेडिंग से बाहर रखा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मानो हमने पहले से डिसाइडेड था कि हम तो ब्लॉक डील करने वाले हैं, और कोई और पर्सन है जो उस इनसाइडर ट्रेडिंग के भरोसे वो लोग ब्लॉक डील कर रहा है, कल हमारी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं अंबानी जी, हमारी कंपनी के साथ टाई अप हो रहा है रिलायंस का, ये तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना, तो मैं क्यों ना मेरी कंपनी के, मतलब कोई भी इंसान उसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद के रख लेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या रखा है कि ब्लॉक डील वाले लोग जो सच में एक्सेस में शेयर्स खरीद रहे हैं, प्लस वो लोग जो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण एक्सेस में खरीद रहे हैं, उनको अलग रखा जाएगा, ठीक है। कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्म ट्रेड डिसीजन होना चाहिए, प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया होना चाहिए। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अगर है तो प्राइस प्री डिटरमिन्ड है। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के लिए अगेन वही बात है कि इन्फॉर्मेशन लेने वाले लोग और ट्रेड करने वाले लोग अलग हैं। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी ट्रेड करते हो, इनसाइडर ट्रेडिंग में आते हो और शेयर्स की खरीद बेच करते हो, तो माना यही जाएगा कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग में आ गए हो, आप फंसोगे यहाँ पे। कनेक्टेड पर्सन्स भी आपके कवर्ड हैं, ठीक है। ये है सुब्रत रॉय सुब्रत रॉय यानी कि नॉट सुब्रत रॉय, प्रणय रॉय जो एनडीटीवी के चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी वाइफ के साथ शेयर की थी। उनकी वाइफ क्या उनकी रिलेटिव हुई, मतलब हुई ना, सोचने की बात थोड़ी थी। हाँ, उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ बात बताई, वाइफ कंपनी की एमडी थी, उन्होंने कुछ शेयर्स के डिसीजन लिए, माना गया कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग था, ठीक है। इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, अच्छा, हमारी सारी इनसाइडर ट्रेडिंग का ना एक एक्सेप्शन आता है जिसको हमने क्या नाम दिया, ट्रेडिंग प्लान। मैम ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? ट्रेडिंग प्लान होता है, अगर मैं जाके कंपनी को आज सबमिट कर देती हूँ कि मैं कंपनी के शेयर्स में इस तारीख को इतने बजे इतने शेयर्स में डील करने वाली हूँ, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आज ही दे दी है, ओके, और कल जाके कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाए तो क्या मैं अब फंसूंगी? नहीं। आपने ये प्लान दिया, आज चल रहा है हमारा नवंबर, ठीक है, और आपने ये जो प्लान बना के दिया ना, ये आपने दे दिया था जनवरी के लिए कि जनवरी में मैं शेयर्स का ऐसा करने वाली हूँ। अब जनवरी में जब आप ये शेयर्स में डील कर रहे थे, तब कुछ खबर सामने आती है कि कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, क्या आप फंसोगे? क्या नहीं, क्योंकि आप प्रायर परमिशन लेकर बैठे हो, तो आप यहाँ पे कवर नहीं होगे, आप नहीं फंसोगे, बिकॉज आपने पहले से एक इन्फॉर्मेशन रखी है अपने पास में, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए?
एक एक करके शुरू करते हैं। क्या मैं 2 साल आगे तक की बात आज कर सकती हूँ कि मैं ऐसा करने वाली हूँ? नहीं। मैक्सिमम पीरियड है 12 मंथ्स का। ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान्स इज़ नॉट परमिटेड। अगर आप एक ट्रेडिंग प्लान में बोलते हो मुझे 10,000 शेयर्स खरीदने हैं और दूसरे में बोलते हो कि नहीं मुझे 5,000 शेयर्स ही खरीदने हैं, क्या अलाउड है? नहीं। ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या क्या आएगा? वैल्यू, ट्रेड नंबर, ये सब आएगा। ट्रेडिंग प्लान के अंदर मार्केट अब्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जब डिक्लेरेशन होता है उसके जस्ट आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉड्स होने के चांसेस ज़्यादा है। कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो नोटिफाई करेगा, रिव्यू करेगा एंड आफ्टर दैट वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करी, बट आपके कंप्लायंस ऑफिसर ने जाके ये ट्रेडिंग प्लान आपकी कंपनी को नहीं बताया, तो क्या आप भी यहाँ फंसोगे? स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताया तो क्या आप फंस सकते हो? हाँ। आपके कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी थी ये सारी बातें स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करके आने की, नहीं करी तो आप यहाँ पे फंसोगे। एक बार आपने ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव करा लिया कि आप मना कर सकते हो कि नहीं 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 मुझे डील नहीं करना, नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग प्लान 6 महीने पुराना एटलीस्ट, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी आज से पिछले 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यूपीएसआई नॉट इन पोजेशन फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टू इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास कहीं भी ट्रेडिंग प्लान आपने ये सोच के ना बनाया हो क्योंकि आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता थी। अगर आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता थी तो आप शॉर्ट फंस जाओगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग प्लान बना भी रहे हो तो एक चीज़ को ध्यान में रखना कि आपने ट्रेडिंग प्लान ये सोच के नहीं बनाया है कि आप यहाँ पे फंस जाओ। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। Mr. A submitted his trading plan for approval after declaring the UPSI in his possession. The trading plan was approved subject to the condition that UPSI would become generally available before the commencement of trading. If due to some reasons the UPSI has not become generally available till the date of trade indicated, the commencement of trading by Mr. A should be deferred until UPSI becomes जनरली अवेलेबल। इन सर ने क्या किया, मिस्टर ए ने पहले से परमिशन लेके रखी थी कि मैं इस ट्रांजैक्शन में डील करना चाहता हूँ और उन्होंने यूपीएसआई पता था उन्हें, इसीलिए उन्होंने प्रायर परमिशन लिया कि कल को वो इनसाइडर ट्रेडिंग में ना फंस जाए। ठीक है, कंपनी ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है आप डील करो, क्योंकि जब तक आप डील करने वाले हो ना शेयर्स में तब तक तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक ही हो जाएगी। देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल कब तक है, जब तक वो पब्लिक में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर वो इन केस जनरल पब्लिक में आई जाती है तो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात ही नहीं है। अगर आप खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हो तो क्या आप फंस सकोगे? अब क्या होगा, मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन जिस दिन आनी थी नहीं आई तो आप उस ट्रेडिंग प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी आपको वेट करना पड़ेगा कि वो परमिशन जनरल हो जाए, उसके बाद ही आप खुद ट्रेड कर सकते हो। सिंपल से कहने का क्या मतलब आता है, ट्रेडिंग प्लान होता है कि आप प्रायर परमिशन लेके चल रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन जो यूपीएसआई है वो जनरल पब्लिक तक जाने से पहले आपने वो प्लान बना के दे दिया है। अब जब वो इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक में जाएगी, आप उस टाइम पे अगर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कुछ डिस्क्लोजर्स पे। मैम डिस्क्लोजर तो हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है कि कोई भी डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है तो उसे अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, इनिशियल लेवल पे करना पड़ता है, फिर कंटिन्यूसली हर मीटिंग पे करना पड़ता है। क्या ये वही डिस्क्लोजर है? हाँ, आपको अगर आप कंपनी के प्रोमोटर हो, मेंबर हो, की मैनेजरियल पर्सन हो तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर मेंबर, प्रोमोटर या फिर डेजिग्नेटेड पर्सन हो तो भी आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अगर आप कोई और कनेक्टेड पर्सन हो तो भी आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इनिशियल डिस्क्लोजर कब होता है, जब मैं कंपनी को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करती हूँ एज अ डायरेक्टर, प्रोमोटर और मेंबर, तब। उसके अलावा कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर क्या होता है, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर अगर मान लीजिए मैं कंपनी की प्रोमोटर, डायरेक्टर या कुछ भी हूँ और मैंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लिया है। क्या किया मैंने एग्रीगेट बेसिस पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो 2 ट्रेडिंग डेज़ के लिए मुझे क्या होगा, 2 ट्रेडिंग डेज़ पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा ये ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है। उसे मैंने बोला कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को, हर कंपनी को बताना पड़ेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिली है। तो प्लीज़ एक बार इसे देख लेते हैं। प्रोमोटर्स, इनिशियल डिस्क्लोजर कब देना है मुझे, अपने अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर कब देना है मुझे, 2 ट्रेडिंग डेज़। मैं जैसे ही 10 लाख से ऊपर की वैल्यू में ट्रांजैक्ट करती हूँ उसके 2 ट्रेडिंग डेज़ में। डायरेक्टर को भी यही सेम काम करना है, ऊपर हम प्रोमोटर ग्रुप पढ़ के आए, KMPs को भी यही सेम काम करना है। डेजिग्नेटेड पर्सन्स को भी यही सेम काम करना है।
ठीक है, लेकिन उनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टेड पर्सन्स को कंपनी को। इसके बाद आता है इंसेंटिव एंड अवार्ड। मैम कोई भी आदमी ये खबर क्यों देगा आके कि इस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है पैसों के लिए, फ्री में आज के ज़माने में कोई कुछ नहीं करता। यानी कि अगर आप खबरी बनते हो और आप आके बताते हो कि देखो वो जो है ना आपकी कंपनी में उसने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, तो आपको कंपनी देगी थोड़े से अवार्ड। सबसे पहले एक प्रोसीजर देख लेते हैं। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। मैं अपनी स्वेच्छा से ये कंपनी को बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। फॉर्मेट रहेगा शेड्यूल डी। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करूँगी। इन्फॉर्मेंट को आके खुद यहाँ पे देखना पड़ेगा, अपेयर इन पर्सन होना पड़ेगा कि कैसे वो इस इन्फॉर्मेशन को लेके क्या बोलता है। या तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा या खुद भेजेगा कि बात में सच्चाई कितनी है। जब भी वो ये फॉर्म को फिल करेगा तो वो एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कंपनी के कि इस आदमी ने या इस इंसान ने जाके डिस्क्लोज किया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, तो वो फंस सकता है, तो उसे खुद को बचा के चलना है। ठीक है, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को नहीं भी छपाते तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट अलग से निकाल के रखना पड़ेगा जिसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है। ठीक है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर क्या बोलता है? हर कंपनी के अंदर पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए यूपीएसआई का टाइम टू टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसएमिनेशन का मतलब है सबको इक्वल लेवल पे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे ज़्यादा पता है किसी और को कम। हर कंपनी में एक चीफ इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर होना चाहिए जो सारी चीज़ों को देखेगा। प्रॉम्प्ट डिसएमिनेशन ऑफ इंसेंटिव जो है वो होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक। सारे रिस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएट एंड फेयर होना चाहिए। एनालिस्ट एंड रिसर्च पर्सनल की हेल्प से होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस में सारे काम। एंड नीड टू नो बेसिस पे डिस्क्लोजर होना चाहिए। व्हाट इज नीड टू नो बेसिस? जितना मुझे पता होना चाहिए उतना ही मुझे पता है। देन कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर ये क्या बोलता है कि रेगुलेशन जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के वो कैसे बने हुए हैं, जो डिस्क्लोजर्स हैं वो सारे लेजिटिमेट पर्पस के लिए हैं, बस इतना ही। नॉट अ बिग डील, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब आता है कंपनी के सीईओ वगैरह तक ये सारी इन्फॉर्मेशन है और वो लोग इसका ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई स्टाफ की भी नीड है तो उन स्टाफ तक भी हमने ये गाइडलाइंस या पॉलिसीज पहुंचा रखी है कि हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ये है। कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम जाके बताएंगे कि इस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस और नॉर्म्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। सारी बातें नीड टू नो बेसिस पर पता है। डेजिग्नेटेड पर्सन इमीडिएट रिलेटिव्स को पता है। ये लोग नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो से डील कर सकते हैं, इन्हें कोई स्पेशल राइट नहीं देना चाहिए। बिकॉज अगर मुझे कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है तो इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगी। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैं अपनी जो ट्रेड कर रही हूँ वो नॉर्मल विंडो से करूँ जहाँ से सब लोग कर रहे हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना मिले। ट्रेडिंग विंडो जब बंद है यानी इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर आते ही आपकी ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाती है। बंद ट्रेडिंग विंडो में आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है, और रीओपन होने के बाद क्या आप वापस आ सकते हो? हाँ, सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। आप अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो प्री क्लियरेंस लेके चलो। एक बार आप इसके अंदर फंस गए उसके बाद आपके ऊपर अगर ट्रेडिंग स्टॉप हो गई है, जब आप वापस आते हो तब भी आपको हर ट्रेड कैसे करना है? प्री डिस्क्लोजर लेके। इंटरनल कंट्रोल क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं हमारी कंपनी के कंट्रोल्स कैसे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास में यूपीएसआई का इन्फॉर्मेशन है वो पता होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन या फिर यूपीएसआई प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड अलग से प्रोविजंस होने चाहिए। लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर विसल ब्लोअर पॉलिसी भी होनी चाहिए। व्हाट इज़ विसल ब्लोअर पॉलिसी? अगर कोई बंदा आकर कल ये डिस्क्लोज करता है कि यहाँ पे यूपीएसआई हो रहा है या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है तो वो नहीं फंसेगा। उसको ये श्योरिटी दी जाती है कि आप अगर आके सीटी मार पॉलिसी अगर आप आकर बताते हैं तो हम आपका नाम डिस्क्लोज करके रखेंगे। आपकी जान, आपकी माल, आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। ये आपकी पेनल्टी हुई जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी एक्ट को प्रिवेल करते हो, कॉन्ट्रावीन करते हो तो आपके ऊपर कितना फ़ाइन लगेगा? 10 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 25 करोड़ तक का फ़ाइन। अगर आप पेनल्टी पे करने में कोई गलती करते हो, ये वाला था कि आपने इस एक्ट के प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन किया, ये वाला है कि आपने पेनल्टी पे करने में कोई गलती करी तो 1 महीने से लेकर आपको 10 साल तक की सज़ा यहाँ पे हो सकती है और 25 करोड़ तक का फ़ाइन। यहाँ पे भी आप जा सकते हो सेट के पास 45 डेज़ में। कंपनी सेक्रेटरी या कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रोल रहेगा कि जितने भी इनसाइडर ट्रेडिंग में काम हो रहे हैं वो ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
क्या एक कंपनी ने सारे फेयर डिस्क्लोजर किया नहीं किया अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसीज़ का, वो सारी क्या लोगों के पास एक्सेस में है? यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पर जाके कल डाल दूंगी कि मेरी कंपनी में ये पॉलिसीज़ हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की, क्या कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर मेंटेन किया या नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने फंक्शंस को सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, CEO वगैरह अपने फंक्शंस को कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, उसके बाद जो UPSI है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम होंगे हमारे। इसके बाद इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, अगेन कंप्लायंस ऑफिसर का ही रोल था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम है? इसको बनाना, यानी कि अपनी जो इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन है उसको बनाना, उसके रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना, ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मेट बनाना, ट्रेड कैसे कौन कौन ट्रेड कर सकता है, कितना कर सकता है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ तो किस अमाउंट का हुआ, वो डिसीजन ढंग से गया नहीं गया, किसके पास कितना पावर था, राइट था, वो सारी बातों को देखना किसका काम है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। थैंक यू। Hello friends, let's start with a new chapter for marathon, that is SEBI ICDR, Issue of Capital and Disclosure Requirements Regulation 2018। दिखने में काफ़ी बड़ा बट सच बोलूँ तो काफ़ी इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। कोई भी कंपनी को अगर मान लीजिए आज पैसा इशू करना है, पैसा इशू मतलब पैसा चाहिए, तो उसको शेयर्स इशू करना है। कौन से शेयर्स हो सकते हैं? या तो वो बोनस शेयर होगा या फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स हो सकते हैं। IPO के थ्रू वो पैसा रेज कर सकती है। अभी IPO तो काफ़ी है ना मार्केट में, ओके, वी ऑल नो अबाउट इट। या बोनस इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास कुछ तरीके हैं पैसे को इशू करने के। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या आपको ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब पता है? आप किसी को ये चीज़ बेचना चाहते हो तो मुझे बताओ, आप मार्केट में भी जाते हो ना तो वो आपको ऑफर देते हैं, तब जाके आप उसको खरीदते हो। तो यहाँ तो कंपनी के शेयर्स को खरीदने की बात है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको आज किसी शेयर को सब्सक्राइब करना है, खरीदना है, तो आपके पास होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट, और क्या ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल होता है? नहीं, पहले आप एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को यानी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करते हो, एंड इफ इट फील्स कि आप सही जा रहे हो तब आप अपने मेन ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको आप प्रोस्पेक्टस बोलते हो, उसे इशू करते हो। और उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोग क्या करते हैं? हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। मैम बचपन की याद आई, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर प्राइस डिस्क्लोज नहीं होता, नंबर भी डिस्क्लोज, नंबर ऑफ शेयर्स डिस्क्लोज होता है बट प्राइस नहीं होता। एक अपर एंड लोअर लिमिट का रेंज दे दिया जाता है कि हमारा प्राइस इससे इसके बीच में रहेगा, एंड उस बेसिस पे हमारा इशू होता है। मैराथन है तो हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ICDR किसके ऊपर ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं? सबसे पहले IPO अगर आप कर रहे हो तो ये आपके ऊपर अप्लाई है। अगर आप राइट्स इशू कर रहे हो जहाँ आपका एग्रीगेट वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा है तो FPO में ये अप्लाई है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में अप्लाई होता है। IPO अगर IDR का हो रहा है तो राइट्स इशू है। तो SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कुछ कर रहे हैं तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आप अपनी लिस्टिंग कराना चाहते हो तो, या बोनस इशू या प्रेफरेंशियल इशू में, ये सब में के अंदर ये होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPO एंड FPO? जब मैं अपनी कंपनी को पहली बार पैसा मंगवा रही हूँ लिस्टिंग कराने के बाद, तो मैं जाऊंगी IPO वाले रूट पे। अगर मैं एक पहले से लिस्टेड कंपनी हूँ और मैं आगे फर्दर पैसा उठाना चाह रही हूँ मार्केट से, तो मैं कहाँ जाऊंगी? FPO में। इसीलिए हमने IPO यानी इनिशियल एंड FPO मतलब फर्दर। कोई भी कंपनी IPO कब कर सकती है, उसकी कुछ बातें। नंबर 1, अगर आप, आपके प्रोमोटर, डायरेक्टर, प्रोमोटर ग्रुप के लोग कभी भी कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से डीबार नहीं हुए हो, यानी सेबी ने आपको कभी रोक नहीं लगाई हो। अगर प्रोमोटर्स जो हैं वो किसी ऐसी कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जो डीबार्ड है फ्रॉम सेबी, या फिर आप एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, ठीक है, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हो, भगौड़े माल्या साहब, ठीक है, यानी देश छोड़ के नहीं भागे हो कोई भी गलत काम करके। इफ़ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ या राइट इशू, तो फिर अरे जो कन्वर्टेबल है पहले उसको कन्वर्ट करोगे ना शेयर्स में, नया पैसा क्यों? आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ है तो उनको कन्वर्ट करो इक्विटी शेयर्स में, उसके बाद आप फाइनल इशू करना, ओके। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग, ओके। सबसे पहले किस किस के ऊपर ये एप्लीकेशन, ये वाले ऑब्लिगेशंस नहीं लगेंगे? अगर आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज वेदर करंटली एम्प्लॉय और नॉट परसुएंट टू अ ESOP स्कीम। आपकी कंपनी ने अगर ESOP स्कीम में कुछ चीज़ इशू करने की रखी है तो क्या उसे भी IPO FPO के दायरे में लाऊं मैं? नहीं, क्योंकि ESOP का अलग से प्रोविजंस होते हैं हमारे। या फिर आपके कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं बुक बिल्डिंग या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पर भी आप पे IPO के प्रोविजंस नहीं लगते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे भारी सवाल जिसके ऊपर प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आती है, और आई एम श्योर कि अगर क्वेश्चन आता है तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और फ्री के मार्क्स होते हैं। नंबर 1, कोई भी एंटिटी आईपीओ कब लेकर आ सकती है? अगर आपका नेट एंजिबल एसेट्स है 3 करोड़ रुपए का, ठीक है, पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों का मतलब है तीनों साल मुझे पुराने देखने पड़ेंगे, जिसमें से 50% से ज़्यादा आपका मॉनेटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। अगर आपका 50% से ज़्यादा असेट्स मॉनेटरी एसेट में रखा है तो आपको एक प्रोविज़न फाइल करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा परमिशन लेना पड़ेगा कि ये जो एक्सेस में मॉनेटरी में पड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग इसी ऑफर फॉर सेल यानी कि इसी आईपीओ को लाने से पहले हम इसको कहीं यूज़ कर लेंगे। द इश्यूअर हैज़ एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ कैलकुलेटिंग ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड basis during the 3 preceding 3 years with the operating profit in each of the 3 years। 2 बातें बोली मैंने, मुझे क्या चेक करना है? तीनों साल का एवरेज कितना होना चाहिए? 15 करोड़ प्लस तीनों साल में अगर एक भी साल मुझे लॉस है और मेरा एवरेज भी 16 करोड़ आ रहा है तो आई वुड नॉट बी एलिजिबल। तीनों साल में एक भी साल लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी नेटवर्थ हमेशा 1 करोड़ रही हो और वो भी पॉजिटिव रही हो इन द रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। अनदर वन, अगर आपकी कंपनी ने पिछले 1 साल में अपना नाम चेंज किया है, रामिका फुटवेयर्स को मैंने अगर चेंज करके रामिका गारमेंट्स किया है, तो मेरा जो 50% रेवेन्यू है वो रामिका गारमेंट्स से आना चाहिए। नाम चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने गारमेंट नाम रख के फुटवेयर में डील किया, ऐसा नहीं। अगर मैं गारमेंट नाम रख रही हूँ, मैं गारमेंट्स में डील करूँगी और उससे मेरा 50% रेवेन्यू अगर आ रहा है तो आई कैन गो फॉर द आईपीओ नए नेम के हिसाब से। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हो तो आप आईपीओ सिर्फ 2 ही केस में दे सकते हो। या तो आप इशू कर रहे हो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? बिड्स लगाई जाती हैं, हाईएस्ट बिड सेलेक्ट होती है और उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। या फिर आप 75% जो है अमाउंट वो किसको देने वाले हो? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। क्वालिफाई यानी कि हम आईपीओ लाए उससे पहले हमारे पास इतने बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को बैठे हैं। अगर ये 2 केस हैं तो मैं यहाँ पे आईपीओ लेकर आ सकती हूँ। ये आपके काम आएगा पूरे को समराइज करने के लिए। दिस एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस क्या होती हैं? क्या कोई भी कंपनी आईपीओ करेगी या नहीं? आपने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है कि मैं आईपीओ लेकर आना चाहती हूँ। आपने किसी डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया है कि आपकी सारी सिक्योरिटीज़ डीमैट में रहेंगी। आप लोगों को आइडिया होगा कि आज कोई भी सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, तो डीमैट रिलेटेड आपने कोई अरेंजमेंट किया है, या फिर आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने से पहले ही, या तो तुम बाद में कन्वर्ट करा लो, नहीं करा रहे हो तो प्रायर बेसिस पे देखा जाएगा कि आपका सारा काम जो है वो डीमैट फॉर्म में हो रहा है। आपके जितने भी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स थे वो फुली पेड अप हो चुके हैं, या फिर वो शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं, या फिर आपने फर्म अरेंजमेंट्स किए हैं कि 75% ऑफ द फाइनेंस वुड बी फंडेड फ्रॉम द इश्यू प्रोसीड्स और द अमाउंट टू बी रेज्ड एक्सक्लूडिंग द पब्लिक इशू और थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल इंटरनल एक्रूवल्स। आपके पास में एक गारंटी होना चाहिए कि जितना पैसा हम उठाना चाह रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, उसका एटलीस्ट 75% गारंटी तो हमको मिला हुआ है कि इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये पैसा हमारे पास सेफ रखा हुआ है, तब जाके आप आईपीओ इशू कर सकते हो। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कितना पैसा मैं लगा सकती हूँ? 25%, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि मैं ये बोल के कि ये तो मेरे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, अपनी कंपनी का 80% पैसा खर्च करवा सकती हूँ, कहीं पे नहीं करवा सकते। इसके अलावा आपको जो सारे डिस्क्लोजर्स करने हैं वो प्रॉपर कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में करने हैं। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये पूरे सिलेबस में याद रखना कि हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सर्टिफाई हो चुके हों किसी सीए के थ्रू। ऑफर फॉर सेल, मैं आज अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचने जा रही हूँ तो उसके क्या कंडीशंस हैं? शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। शेयर्स, मैं अपने शेयर्स को अच्छा, ऑफर फॉर सेल करता कौन है? प्रोमोटर्स करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अपने प्रोमोटर्स जो है वो अपने शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं बाहर, तो दे विल डू अ प्रोसीजर कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। क्या ध्यान में रखना? फुली पेड अप होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रोमोटर का खुद का पैसा पेंडिंग है एंड वो किसी और से पैसा लेना चले हों। या फिर दूसरा क्या, आप 1 साल से खुद होल्ड करके बैठे हुए हो। द होल्डिंग पीरियड ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी रिसीट शैल बी कंसिडर्ड फॉर 1 पीरियड। सारी सिक्योरिटीज यहाँ पे कवर्ड है। होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर मैं ऑफर फुल सेल करने जा रही हूँ तो उस टाइम पे वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करने से पहले मेरे पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए।
अगर मेरे पास कोई पेंडिंग कन्वर्टेबल शेयर्स पड़े हैं तो क्या वेट करूं उनको कन्वर्ट करने का? बिल्कुल। जब आप एक बार सारे कन्वर्टेबल शेयर्स को फाइनली कन्वर्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हुए हैं, उसको आप इक्विटी में जब कन्वर्ट कर देते हो तब आप यहाँ पे कवर हो जाओगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये वाले प्रोविजंस कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? अगर ऑफर फॉर सेल जो कर रही है वो गवर्नमेंट कंपनी कर रही है या फिर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इन लोगों से सेटअप है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डील कर रहा है, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स वर एक्वायर्ड परसेंट टू ए स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर आपने जो शेयर्स लिए हैं वो किसी कोर्ट के ऑर्डर पे लिए हैं, तो अगर इक्विटी शेयर्स जो है वो बोनस इश्यू में आपको मिले हैं, तो क्योंकि बोनस में मिले हुए शेयर्स आपकी कमाई का जरिया नहीं है, उनको आप ऑफर फॉर सेल नहीं, वहाँ पे ये वाली कंडीशंस नहीं आएंगी। बोनस इशू कैसे? अच्छा, बोनस इशू करने से पहले क्या ध्यान में रखना है कि सारा पैसा आपकी सिक्योरिटीज रिजर्व या फ्री वाले रिजर्व से ही होना चाहिए। रीवैल्यूएशन रिजर्व से यूज करके हमने बोनस इशू नहीं किया था, ये डिक्लेरेशन भी बता देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, आपके इशू जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें एक चीज़ और क्या लिखी जाएगी कि ऑफर फॉर सेल के लिए जो जा रहा है ना वो 20%, तो प्री इशू का शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर बेस्ड ऑन फुली डायल्यूटेड बेसिस एंड नॉट 50% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑन द फुली डायल्यूटेड बेसिस। प्री इशू से पहले का 20% से ज़्यादा नहीं होगा, ओवरऑल 50% से ज़्यादा नहीं होगा। प्लस इसके अलावा 10% ऑन अ फुली डायल्यूटेड बेसिस और प्री इशू का 20% नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप जा रहे हो तो 20% से ज़्यादा आप ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकते। वारंट कौन कौन इशू कर सकता है उसकी एक कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट, 18 महीने एक वारंट क्या होता है? वारंट होता है एक राइट कि आज मेरे पास शेयर नहीं है बट फ्यूचर में किसी दिन मेरे पास में शेयर होगा, तो आपका कोई भी जो वारंट है उसका टेन्योर 18 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए। आपको वारंट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। अगर मान लीजिए आज आपको वारंट मिलता है, उसका डेट आ चुका है, तो उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू मेक इट कन्वर्टेबल। आपको वो पैसा दे के उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा शेयर में। इन केस आप ऐसा नहीं करते हो तो जो पैसा आपने इनिशियल टाइम पे दिया होगा उसे फोरफीट कर लिया जाएगा। प्राइस जो रहेगा वारंट का इट शैल बी डिटरमिन्ड अपफ्रंट और वो डिस्क्लोज होना चाहिए। 25% ऑफ द कंसिडरेशन जो है वो भी रिसीव हो जाना चाहिए। एक सिक्योरिटी में क्या एक से ज़्यादा वारंट्स हो सकते हैं? हाँ मैम, ये 25% वाला समझ में नहीं आया, सिंपल सी चीज़ है। 25% ऑफ योर टोटल अमाउंट शुड बी रिसीव्ड इन एडवांस। जैसा स्कूल में करते थे एप्लीकेशन मनी 25% आना चाहिए, सेम वे वारंट अगर मुझे इशू करना है तो 25% पैसा पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसके बाद एफपीओ कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? सेम कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, नॉट टू रिपीटिंग दैम, ओके। इसके अलावा एक ही एडिशनल कंडीशन है, आप एफपीओ कब कर सकते हो कि आपने पिछले 1 साल में अपना नाम चेंज नहीं किया, और अगर नाम चेंज किया है तो 50% पैसा नई वाली बिजनेस एक्टिविटी से आना चाहिए। अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हो तो 2 बातें आती हैं। अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हो या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट 75%, यानी कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में अगर आप जा रहे हो तब भी आपके ऊपर कंडीशन एलिजिबल नहीं है, या फिर आपका 75% अमाउंट जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने गारंटी दे के रखा है, तब भी आपके ऊपर ये प्रोविजंस एलिजिबल नहीं है। ठीक है। जनरल कंडीशंस क्या है? या तो आप लिस्टेड हो या फिर लिस्टिंग की आपने वो डिपॉजिट कर दी है, डीमैट में आपकी सारी सिक्योरिटीज़ है, फुली पेड अप होना चाहिए, आपका 75% पैसा फर्म अरेंजमेंट आप कर चुकी हो कि इन केस ये पैसा नहीं आया तो भी हमारे पास इतना पैसा तो रहेगा, 25% से ज़्यादा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में नहीं। ठीक है। एंड इन केस अगर मैं कोई मर्जर एक्विजिशन या ऐसा कुछ करने जा रही हूँ एंड टिल डेट आई डोंट नो कि मेरा किसके साथ ये होगा, मतलब मुझे पता तो है कि इन फ्यूचर आई एम गोइंग फॉर सम मर्जर, सम एक्विजिशन और सम काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, बट वो कितना किस अमाउंट का होगा, तब इस अमाउंट को मैं इंक्रीज कर सकती हूँ 35% के लिए, यानी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ वाला अमाउंट। टेन्योर हम देख चुके हैं, ये वाला चीज़ें कवर्ड है। प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। हमारी कंपनी का जो कंपनी वारंट इशू करना चाह रही है तो कंपनी के कैपिटल में एटलीस्ट 20% पैसा किसका होगा? प्रोमोटर्स का रहेगा। अगर वो लेस देन 20% है तो क्या होगा? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह, ये लोग सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे उस प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन को 20% पहुंचाने के लिए। मैम समझ नहीं आया, लॉजिक है। अगर आपके प्रोमोटर्स खुद आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक अच्छी कंपनी नहीं हो, सिंपल सी चीज़। तो क्या देखा जाएगा कि
अगर 20% से ज़्यादा आपके प्रोमोटर्स ने ही नहीं रखा तो वो 80% लोग पागल थोड़ी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो पहले उसको 20% करो कि एटलीस्ट 20% तो तुम्हारे खुद के लोगों के पास होगा और बचा हुआ 80% बाहर वाले लोगों के पास होगा। ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस कब नहीं होगी? जब कंपनी के पास के ये वाली कंडीशंस कब पूरी नहीं करनी? मैम मेरी कंपनी में कोई प्रोमोटर ही नहीं है, कोई बात नहीं, 20% वाली कंडीशन कहाँ से करोगे? या फिर मैं ये प्रूव करती हूँ कि पिछले 3 सालों से मैं बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही हूँ। 95% जो कंप्लेंट्स मुझे आती थी कस्टमर्स की या इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट्स आती थी उनके ऊपर मैं वर्किंग कर चुकी हूँ, उनको सॉल्व कर चुकी हूँ। प्लस मैंने सेबी LODR रेगुलेशंस को भी फॉलो किया है पिछले 3 साल में, तो मुझे ये कंडीशंस पूरी करने की नीड नहीं है। ठीक है, लॉक इन की बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 18 महीना। लेकिन अगर वही चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा होता है, बड़ा अमाउंट होता है? हाँ, तो यहाँ पे टेन्योर भी बड़ा है, यानी 3 साल। तो नॉर्मल लॉक इन पीरियड प्रोमोटर्स के लिए 18 महीने है, बट इन केस आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनी हो, आप उसके लिए प्रोसीड्स उठा रहे हो, तो 3 साल। Promoters holding in excess of minimum promoters holding in excess of the minimum promoters contribution shall be locked in for a period of 6 months। यानी वो जो मिनिमम 20% था उसके ऊपर वाला अगर है वो तुम बेच सकते हो, लेकिन कब तक रखना उसको भी? 6 महीना। देखो, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए मिनिमम अमाउंट था उसको तो तुमको पूरा 18 महीने अपने पास रखना पड़ेगा, बट उसके ऊपर तुम्हारे पास कोई भी शेयर है उसको आप सेल आउट कर सकते हो 6 मंथ्स के अंदर। ओके, इन केस ऑफ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स लॉक इन कब तक रहेगा? जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, मतलब नॉर्मल मतलब जब तक वो ऐसे नॉर्मल वाले इक्विटी शेयर्स जिनके पास में ऐसा राइट्स नहीं है तब तक इनका लॉक इन पीरियड रहेगा। इस प्रोमोटर्स के अलावा जो लोग हैं उनका लॉक इन पीरियड कितना है? 6 मंथ्स, चाहे वो ESOP वाले हों चाहे कैसे भी हों। ओके, अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर IPO FPO, सबसे इंपॉर्टेंट आता है मर्केंट बैंकर। आपको एक मर्केंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ इंटरमीडिएरी कॉल्ड एज अ मर्केंट बैंकर, एंड ही शुड बी द लीड मैनेजर टू द इशू, यानी इशू लाने से पहले ये मैनेज करके सारे काम करेगा। The issuer shall, in consultation with the lead manager, appoint other intermediaries which are registered with the SEBI after the lead managers have independently assessed the capability of intermediaries. The issuer shall, in case of issue made through book building, appoint syndicate member या फिर other banker to the issue। syndicate member या banker to the issue क्या है? और ऐसे लोग जो ज़रूरी हैं किसी भी फंड्स को रेस करने के लिए, IPO FPO लाने के लिए, उनको आपको अपॉइंट करना है। नाम क्या है उन दो के? सिंडिकेट मेंबर, बैंकर टू द इशू। इसके अलावा आपने एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करना है जो कि चेक करेगा कि आपने सेबी की सारी गाइडलाइंस को पूरा किया है। एक कंप्लायंस ऑफिसर होगा, मोस्टली कंपनी सेक्रेटरी। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के अंदर सारे मटेरियल डिस्क्लोजर्स होने चाहिए जो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। 3 कॉपीज़ आपको जमा करानी पड़ेगी ROC के पास में, सेबी के पास में भी जाएंगी। अगर सेबी को कोई चेंजेस लगते हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आपको ये सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। अगर सेबी को और कोई भी चेंजेस लगते हैं तो वो भी आपको बोल सकता है। इसके बाद सेबी क्या करेगा? आपके जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक कमेंट्स के लिए 21 डेज़ के लिए बाहर रख सकता है। अगर कोई और चेंज लाना है तो वो भी आपको लाना पड़ेगा। द इशूअर शैल विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द सेबी मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट in 1 English daily newspaper along with a wide circulation 1 Hindi newspaper and 1 regional language newspaper। यानी पब्लिक अनाउंसमेंट करने के 2 दिन के अंदर अंदर मुझे एक न्यूज़पेपर में, अखबार में खबर छपवानी पड़ेगी और सबको बताना पड़ेगा कि मैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल कर रही हूँ। ओके, इन सारी चीज़ों की कॉपीज़ और कहाँ जाएगी? हमारे जो प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स जिनके नाम हम ऊपर पढ़ के आए वो। इसके बाद है आज़बा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आज़बा है। आज़बा क्या होता है? एप्लीकेशन स्टॉप्ड एंड ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या होता है ये? आज़बा में हम लोग तब तक पैसा रिलीज़, देखो आप मानो एप्लीकेशन मनी जमा करा के आ गए और आपको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ शेयर्स का, तो क्या आप कंपनी की ड्यूटी नहीं बन जाएगी कि आपको वापस रिफंड करे और ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा? आज की डेट में एक फैसिलिटी मार्केट में आ चुकी है जिसको हमने क्या बोला है? आज़बा फैसिलिटी। आज़बा क्या बोलता है कि जब तक मेरे को शेयर अलॉट नहीं होंगे ना तब तक मेरे से वो पैसा लेंगे ही नहीं। यानी वंस कंपनी IPO में प्रोपोर्शनेट, अच्छा ये तो तुमने सुना होगा ना कि IPO जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी कुछ लोगों को तो शेयर नहीं मिलेगा
मिलेगा। तो जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेगा ना, उन लोगों से पैसा भी मत लो। जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तभी आपके पैसा जो है वो डेबिट होकर कंपनी के अकाउंट में जाएगा। जब तक नहीं होगा वो पैसा आपके पास ब्लॉक पड़ा रहेगा, यानी साइड कर दिया जाएगा आपके बैंकर्स के थ्रू। उसको हमने आसमा बोला। आईपीओ ग्रेडिंग क्या होता है, जिसमें हम एक ग्रेडिंग लेते हैं हमारी कंपनी कैसा कर रही है। ओके, हम आईपीओ में आ रहे हैं तो किस ग्रेड में आ रहे हैं, हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने मार्क्स ABCD रैंकिंग लेनी पड़ती है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि अगर हमारी कंपनी के शेयर्स को नहीं सब्सक्राइब किया आईपीओ में तो कौन लोग गारंटी लेंगे, वो जो हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे। मॉनिटरिंग एजेंसी, अगर 100 करोड़ से ऊपर का पैसा मैं उठा रही हूँ मार्केट से तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी रहेगी जो देखेगी मैं सारा काम कैसा कर रही हूँ। प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट मुझे सारे अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा, इंग्लिश में, हिंदी में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। वर्नाक्युलर मतलब अगर मैं तमिल में हूँ तो तमिल में, मतलब साउथ में हूँ तो तमिल में। उसके बाद पब्लिक इशू कितने, 12 महीने के अंदर सेबी के ऑब्जर्वेशंस अगर आपको कोई कमी बताई तो उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपने टाइम पास के लिए सेबी को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी या ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया था, आपका इंटेंशन था कि आपको मार्केट में आना है, तो यहाँ पे आप कवर होंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए आपके पास 90%, और नहीं आता है तो 4 दिन में कर देना रिफंड। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन रहेगा 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज तक। एप्लीकेशन वैल्यू अगेन यहाँ पे कितना रहेगा, मिनिमम 25%। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट, जब आप सारा इशू कर देते हो तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट में क्या बताओगे, कितने नंबर ऑफ अलॉटीज थे, कितने लोगों को कितने शेयर्स मिले, किस प्रोपोर्शन पे हमने शेयर दिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया तो कैसा किया, किस प्राइस पे हमने शेयर्स दिए, आसपा फैसिलिटी से कितना पैसा आया, रिफंड के लिए कितना पैसा, रिफंड कौन सा, जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले या कुछ भी और रिफंड हमें देना है तो वो रिफंड का अमाउंट, वो सारी बातें हमें यहाँ बतानी पड़ेगी। किसमें, अगेन हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज। द लीड मैनेजर शैल कंफर्म दैट बैंकर्स जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को इन राइटिंग लेकर आ जाते हैं। इसके बाद FPO 12 कंडीशंस फुलफिल करो। आप लोग ये बड़े वाले सारे प्रोसीजर्स को फॉलो ना करते हुए ये 12 कंडीशंस फुलफिल करके छोटा यानी फास्ट ट्रैक इशू लेकर आ सकते हो। The issuer of the company need not file the draft of a document in SEBI and obtain observation of SEBI if it is satisfy following conditions through fast track mode. Number 1, listing. Equity shares of the issuer have been listed on any stock exchange for a period of at least 3 immediately years. अगर मैं 3 साल से कोई लिस्टेड कंपनी हूँ यानी कि मैं ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी हूँ, वरना सेबी मुझे लिस्ट ही नहीं होने देता, फाइन। तो एटलीस्ट 3 ईयर्स से मैं लिस्टेड हूँ, मेरे सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में हैं, मेरा एवरेज मार्केट कैप जो है वो एटलीस्ट 1000 करोड़ है, मेरा जो ट्रेडिंग टर्नओवर है पिछले 6 महीने का वो 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ड्यूरिंग सच 6 मंथ्स रहा है। लेकिन अगर वो 15% से कम है तो एनुअलाइज टर्नओवर मेरा एटलीस्ट 2% रहा है पिछले 6 महीना में। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के केस में मेरे पिछले 6 महीने में एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर का 10% जो है वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, यानी लोगों ने सिर्फ फ्यूचर्स या स्टॉक या सट्टा खेलने के उससे मेरे शेयर्स नहीं खरीदे हैं, वो एक्चुअल में डिलीवरी करा रहे हैं, यानी कि वो मेरे शेयर्स को एक्चुअल में अपने पास ला रहे हैं, ऐसे मेरे शेयर्स हैं। इसके अलावा क्या, हमने सेबी LODRs को हमेशा कंप्लाई किया है, कोई नहीं तोड़ा है। एटलीस्ट 95% जो इन्वेस्टर्स कंप्लेन है वो मैंने सुनी भी है और सॉल्व भी करती है। आज तक मेरे पास कोई भी नो शो कॉज नोटिस आया है, यानी मेरे ऊपर कोई ऐसा क्राइम मैंने किया ही नहीं कि किसी एजेंसी को मेरे ऊपर शो कॉज नोटिस इशू करना पड़े कि मेरे ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। इसके अलावा कभी मैंने कोई भी एक्ट को, लॉ को वायलेट नहीं किया है, ना सेबी का, ना सेटलमेंट मैकेनिज्म का, या फिर कभी कोई कोर्ट का ऑर्डर है उसका भी मैंने बहुत ढंग से कंप्लायंस किया है। मेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी मेजर नहीं है, यानी मैंने कभी कोई क्राइम अगेन नहीं किया। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लीड मार्केट बैंकर्स एंड द एसोसिएट कंपनी। प्लस ऑडिट, मैं जो भी अकाउंट्स यूज़ कर रही हूँ दे हैव बीन ऑडिटेड एंड ऑडिटेड बाय अ पर्सन हैविंग प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ईदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अगर सेक्रेटरियल ऑडिट है तो कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, फाइन। राइट्स इशू, राइट्स इशू कौन कर सकता है? कोई भी कंपनी जब राइट्स इशू करती है, यानी कि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देना, इसे मैंने नाम दिया राइट्स इशू का, ठीक है। कैसे दिया जाता है? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास कंपनी के 500 शेयर्स हैं, ओके, और मुझे कंपनी कुछ राइट्स लेने का मौका देती है जिससे मैं 500 शेयर्स और ले सकती हूँ, तो मैं अब कंपनी के 1000 शेयर्स की शेयर होल्डर हो जाऊँगी। तो मैम बोनस क्यों नहीं लिया? देखो बोनस में ना तुम्हें फ्री में शेयर मिलता है, उसमें तुमको पैसा नहीं पे करना पड़ता। वहीं पे अगर मैं राइट इशू की बात करूँ तो इट इज़ नॉट फॉर फ्री, ओके, आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है वो पे करना पड़ता है। राइट्स इशू इज़ नेवर फॉर फ्री, उसकी कोई कॉस्ट होती है। एन इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक राइट्स इशू अगर
सेम कंडीशंस, आप कभी डी बार रहे हो या फिर आप कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से डी बार हो या फिर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर रहे हो तो, यानी आप भगौड़े हो तो। क्या जनरल कंडीशंस है राइट्स इश्यू लाने की? आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया है कि हम लिस्ट होना चाहते हैं, आपके सारे जो पार्टली पेड अप है फुली पेड अप हो चुके हैं, एटलीस्ट 75% ऑफ योर अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरीफाइबल मीन्स, यानी कि हमें भरोसा है वो पैसा आएगा ही आएगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का पैसा 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर अगेन वो ऊपर वाली सेम कंडीशन, अगर आपके पास कोई आइडेंटिफाइड एक्विजिशन करना है और पता नहीं है टारगेट कौन है, मतलब मुझे मर्जर तो करना है, किसके साथ करना है नहीं पता, ब्लैंक है वो जगह, तो वहाँ पे आई कैन यूज़ 35% ऑफ माई रुपीज़ फॉर द एडमिन पर्पस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं विलफुल डिफॉल्टर या फॉरेन बोरोअर हूँ तो भी मैं यहाँ पे कवर हो जाऊँगी। अगर मैं स्पेशल राइट शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर रही हूँ तो उनका लॉक इन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू का मतलब है कि जब मैं कोई कंपनी अपने किसी, एक बात बताओ, मेरे लिए मेरे हर स्टूडेंट तो फेवरेट नहीं हो सकता, और अगर होगा भी नहीं ऐसा कि मैं बायसनेस करूँ, फिर भी तुम बोलोगे मैं ये ना मैम की फेवरेट है, हम बचपन से यही करते आ रहे हैं कि इसको तो मैम प्रेफरेंस देगी क्योंकि ये मैम की फेवरेट है। इन द सेम वे अगर हमारी कंपनीज जो है वो प्रेफरेंशियल इशू देती हैं, इसका मतलब कि वो प्रेफरेंस देती हैं कुछ लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर। बट आप प्रेफरेंशियल इशू कब नहीं कर सकते? अगर आपकी कंपनी रही है एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या फिर आप एक्सेप्ट कि आपके ऊपर ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो हैं उसके लिए कोर्ट अथॉरिटी या कोई ट्रिब्यूनल ने ही आपको अलाउ कर दिया है, तब आप कर सकते हो। प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी मेड टू एनी पर्सन हु हैज सोल्ड और ट्रांसफर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशू ड्यूरिंग द 90 डेज प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, यानी जिस दिन मैं प्रेफरेंशियल इशू करने जा रही हूँ उससे पिछले 90 दिन में मैंने उन शेयर्स को, मतलब जिसको मैं करना चाह रही हूँ, उन लोगों ने पिछले 90 दिन के अंदर कभी भी उन शेयर्स को पहले बेचा नहीं हो, क्योंकि ये कोई टाइम पास नहीं है कि आप खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो फिर कंपनी आपको प्रेफरेंस में दे रही है, तो नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आपके प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप ने 90 डेज के अंदर ऐसा भी कुछ किया है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, इट मीन्स प्रेफरेंशियल बेसिस में आएगा। ओके, वारंट्स के केस में ये कैसा रहेगा? या तो आपका वारंट डेट जो कैंसिलेशन डेट है वहाँ से प्रेफरेंशियल इशू काउंट होगा, या वो कैंसिल होने के बाद से। लिस्टेड इशूअर शैल मेक अ प्रेफरेंशियल इशू शैल इंश्योर दैट सारे शेयर्स होने चाहिए फुली पेड अप। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तभी प्रेफरेंशियल इशू किया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। डीमैट फॉर्म में शेयर्स होने चाहिए, सेबी एलओडीआर आपने कंप्लाई किया हो, इश्यूअर ने पैन अकाउंट ले रखा हो पैन नंबर को, क्योंकि सेबी को देना ज़रूरी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? Issue of eligible securities by issuer to a qualified institutional buyer on a private placement basis, और इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी आता है प्रोमोटर्स का, यानी कि मैंने कुछ अलग लोग, कुछ बड़े बड़े अपार धन संपदा वाले अमीर लोग, उनको अगर मैं कुछ पैसा इशू करना उनको कुछ शेयर्स देना चाह रही हूँ तो आई विल गो फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मैम इनको ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, ये कंपनी के बहुत सारे शेयर्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स लेने वाले हैं और बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, इसलिए हमने इनका नाम यहाँ पे रखा। कब कब मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकती हूँ? नंबर 1 कंडीशन, मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है, ओके, लेकिन इसकी ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी? अगर मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट मैं ऑलरेडी पूरी कर रही हूँ। देखो समझाती हूँ। पब्लिक शेयर होल्डर्स कौन है? वो लोग जो बाहर के लोग हैं जिनके पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं। QIP मैं कर रही हूँ उन प्रेफरेंस वाले लोगों को जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं QIP कर सकूँ। मेरे को एक बात बताना, अगर मैं कुछ लोगों को स्पेसिफिकली ज़्यादा शेयर्स देती हूँ और पब्लिक शेयर होल्डर्स का पैसा, क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादा शेयर्स कर रही हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं बाहर वाले लोगों का पैसा कम कर रही हूँ, शेयर्स कम कर रही हूँ, डाइल्यूशन कर रही हूँ उनके शेयर्स में, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक प्रायर परमिशन उनसे लेकर आना ज़रूरी है। तो नंबर 1 तो क्या, या तो मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है, या फिर हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ पैसा तो प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक प्लेसमेंट में रहेगा, तो वो मिनिमम पब्लिक वाला क्राइटेरिया अगर मैं फुलफिल कर रही हूँ तो आई कैन गो फॉर स्पेशल, आई कैन गो फॉर दिस इशू विदाउट पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, +1 365 डेज में ये हो जाना चाहिए। अच्छा, कौन से वाले शेयर्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा? जो एटलीस्ट 1 साल से पहले लिस्टेड रहे हों। अगर किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर मर्जर, अमालगमेशन वगैरह जो है उसका कोई, अगर मैं ऐसी कंपनी हूँ जो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, अमालगमेशन जो ट्रिब्यूनल ने मेरे ऊपर लगाया है वो वैसी कंपनी हूँ
और आई हैव बीन लिस्टेड ऑन एनी वन ऑफ द ट्रेडिंग टर्मिनल, तो मैं इसके ऊपर जा सकती हूँ ट्रेडिंग टर्मिनल रिकग्नाइज्ड वाला, यानी RSE रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर मैं लिस्टेड हूँ तो, या फिर अगर आपके प्रोमोटर्स जो हैं वो कभी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं रहे हों तो भी आप QIP पे जा सकते हो। इसके अलावा आपको SCRA में जो भी परमिशंस है वो लेना पड़ेगा, एंड द इश्यूअर शैल नॉट मेक a subsequent qualified institutional placement until the expiry of 2 weeks from the date of prior qualified institutional placement without passing special resolution। मैंने आज QIP इशू किया, 2 हफ्ते बाद मैं वापस बोलती हूँ कि मुझे फिर से QIP करना है, इट सिंपली मीन्स कि मैं अपने कुछ स्पेशल लोगों को ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स देना चाह रही हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। अगर आपने आज QIP इशू किया, अगले 2 हफ्ते तक आप QIP नहीं कर सकते। नाउ IDR, कोई भी कंपनी IDR क्या होता है, अगर मुझे आज फॉरेन से पैसा रेज करना है तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि मैं बाहर जाके पैसा उठाऊँ। मैं किसी फॉरेन एंटिटी को अपने डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करूँगी जो वो वहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे या इन्वेस्टर्स को दे देंगे, एंड फाइनली वो पैसा मेरे पास आ जाएगा चैनलाइज होके, ठीक। ये है बचपन की बात जो हमें थोड़ी बहुत आती है। कौन कौन IDR इशू कर सकता है? सबसे पहले द इशूइंग कंपनीज लिस्टेड इन द होम कंट्री फॉर एटलीस्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। 3 साल से आप अपनी होम कंट्री में एटलीस्ट लिस्टेड हो। यू हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज़ बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी। देखो अमेरिका में सेबी तो नहीं है ना, बट वहाँ की तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है, तो ना तुम अपनी कंट्री के अंदर या कभी भी तुमने कोई गलती नहीं करी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमेशा कंप्लायंस करने का, प्लस आपके प्रोमोटर्स वगैरह जो हैं वो कभी भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं रहे हो। इसके अलावा योर इशू साइज शैल नॉट बी लेस देन 50 करोड़। अगर आज आप IDR इशू कर रहे हो तो कम से कम तुम्हारा जो इशू साइज़ है वो एटलीस्ट 50 करोड़ रहना चाहिए। IDR जो है उसका डिनोमिनेशन एक ही करेंसी में रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं रुपीज़ और डॉलर्स दोनों में खेल रही हूँ। आई हैव टू डिसाइड फॉर वन करेंसी ओनली। इसके अलावा अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स जो हैं वो पहले कन्वर्ट हो चुके हैं प्लस लिस्टेड हैं, तभी ऐसा हो सकता है। जिनको IDR इशू किया जा रहा है उनके शेयर्स कहीं भी नीचे लेवल पे नहीं आएंगे क्योंकि वो फॉरेन लोअर्स हैं। हमें ये जो अंग्रेज़ों वाला बदला है उन लोगों से नहीं लेना, यानी कि फॉरेनर्स जो हैं उनका भी शेयर एट पार विद द इंडियन शेयर होल्डर्स माना जाएगा। इश्यूअर को क्या इंश्योर करना है कि सबसे पहले आपने एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया हो, डीमैट फॉर्म में हो, 75% वेरीफाइबल मीन्स एंड 25% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मैम ये तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ सेम पॉइंट्स हैं, हमें वो सेम पॉइंट्स लिख कर आने हैं। देन राइट्स इशू ऑफ IDR, कौन कौन नहीं कर सकता? एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग द राइट इशू, अगर आपने ऑलरेडी कोई ब्रीच किया है, यानी सेबी LODR से रिलेटेड आपने कोई ब्रीच किया है, या डोमेस्टिक डिपॉजिटरी या इनिशियल ऑफरिंग के टाइम पे आपने जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट किया था उसमें आपने कोई ब्रीच किया है, या फिर आपके प्रोमोटर डायरेक्टर है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अगेन, तो आप नहीं कर सकते हो राइट इशू वाला IDR। इसके बाद हमारे लिए IPO आया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। देखो इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो अमीर है वो बहुत अमीर है एंड गरीब है वो बहुत गरीब है। अगर मैं नॉर्मल छोटी वाली जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, गांव कस्बे में खुली हुई कंपनीज़ हैं, उनको भी मैं बोलूँगी ना कि आपको अगर लिस्ट होना है या आपको IPO रेस करना है और सेम वही मेथड यूज़ करो जो एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज की नॉर्मल बड़ी वाली कंपनीज़ करती हैं, तो उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम बहुत होलसम हो जाएगी। ओके, उनके लिए मुश्किल है वापस ये सारी चीज़ों को फॉलो करना या फिर सेबी पे जाके लिस्टिंग वगैरह कराना या इतनी नॉलेज रखना। तो ऐसी छोटी कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा ईजी प्रोसीजर बनाने के लिए IPO आया, यानी कि अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड MSME एक्ट है अपनी इंडिया का गवर्नमेंट का, उसमें जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो भी IPO ला सकती हैं, ठीक है। बट ऐसा कौन कौन नहीं कर सकता? सेम अगेन, आप डीबार्ड नहीं रहे हो, प्रोमोटर डायरेक्टर्स किसी और कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर्स नहीं हो जो डीबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, आप भगौड़े नहीं हो, ना ही आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है आपका पोस्ट पेड अप कैपिटल, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 10 करोड़ रहना चाहिए, प्लस आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए SME बोर्ड पर। मान लो आपकी कंपनी का पैसा है 10,000 करोड़ और आप बोलते हो कि मुझे तो SME पे जाना है। अरे हट, SME पे आना है तो एटलीस्ट तुम्हारा पैसा भी कितना होना चाहिए SME जितना, यानी 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से 25 करोड़ तक का है तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इधर SME पर जा सकते हो या मेन बोर्ड में भी लिस्टिंग करा सकते हो। सेबी डज नॉट इशू एनी ऑब्जर्वेशन ऑन द ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी मैंने जब ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया था सेबी ने उस पर कोई कमेंट पास नहीं किया, उन्हें सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल हो चुका है। IPO जो है मेरा 100% अंडर रिटर्न होना चाहिए।
और जो लीड मैनेजर्स हैं एटलीस्ट 15% जो मार्केट से पैसा उठने वाला है उतना तो हमारे पास अंडर राइटिंग होना चाहिए, और 3 महीने तक उनके पास में ये पैसा रखा भी होना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है, मानो आज मेरे प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स ने वो पैसा उठा लिया ये बोल के कि यार आज तो मैंने ये एलिजिबिलिटी पूरी कर दी ना 15% वाली, कल वापस बेच देंगे शेयर्स को, पब्लिक तो बेवकूफ़ बन गई। नहीं, आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, यानी वो 15% वाली लॉक इन रिक्वायरमेंट 3 साल तक रहेगी। ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो है आईपीओ में वो रहेगा 1 लाख रुपए का। अगर आप मेन बोर्ड पे लिस्ट होना चाहते हो तो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम बड़ी कंपनी बन चुके हैं, और क्योंकि अब मैं बड़ी कंपनी बन चुकी हूँ मुझे मेन बोर्ड पर जाना है। जनरल कंडीशंस क्या होगी, अगर आईपीओ अगर आपको ऑफर करना है, ठीक है, आपको एक या एक से ज़्यादा एसएमई एक्सचेंज क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी वो छोटी वाली गांव कस्बे वाली कंपनीज़ के लिए बना हुआ स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ आपने एक ना एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, आपने डीमैट के लिए फाइल कर दिया है, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप हो चुके हैं, सारे शेयर्स प्रमोटर्स के पास जो है वो डीमैट फॉर्म में है। इसके अलावा 75% ऑफ योर अमाउंट इज़ थ्रू वेरीफाइबल मीन्स, यानी मेरे पास फॉर्म अरेंजमेंट्स है कि कल को मेरी कंपनी में कुछ भी नहीं होता तो एटलीस्ट इस नेटवर्क का, इस कैपिटल का 75% मैं उठा सकती हूँ मार्केट से। नाउ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP, ये क्या होता है, ये वो कंपनीज के लिए आया है जो अभी बहुत बड़ी कंपनीज है। बड़ी मतलब बड़ी, मैंने इन्हें बड़ी क्यों बोला, लॉजिक है। आज वो कंपनी शुरुआत हो रही है, तुम बताओ शार्क टैंक इंडिया सबने देखा ना, देखा ही होगा। ये काम तो हम सबसे पहले करते हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें तो आप हमसे पूछो मैम, हमें सारी आती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह ये तो मतलब अपना ठीक है, सबको पता है। IGP इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आया शार्क टैंक इंडिया वाली जैसी कंपनीज के लिए, यानी अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, आप अभी नई नई मार्केट में आई हो तो आपको सारी लिस्टिंग करनी होगी IGP यानी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर जाके। किसके लिए बनाई है, एम टू लिस्ट द स्टार्टअप, ये सारी स्टार्टअप कंपनीज को लिस्टिंग कराने के लिए बना है जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ कर रही है। सिंपल सा शब्दों में बोलूँ कि तुम कोई इनोवेटिव वे में बिजनेस करने जा रहे हो, एक स्टार्टअप लेकर आ रहे हो और अपनी कंपनी को लिस्टेड भी चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो। 25% इज हेल्ड बाय द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो आपके शार्क टैंक में जजेस बैठे हुए थे ना, वो QIB का रोल प्ले कर रहे थे, अगर क्योंकि वहाँ तो वो 1-2% इक्विटी के लिए जा रहे हैं। इन केस अगर वो कंपनी की मान लीजिए 30% इक्विटी ले रहे हैं तो दे विल ऑल्सो फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ QIBs, या फिर 1 साल तक एटलीस्ट ऐसा रहा हो। लिस्टिंग जो है वो IPO के बिना भी अलाउड है। मिनिमम ऑफर साइज रहेगा 10 करोड़ रुपए का। एप्लीकेशन साइज कितना रहेगा, 2 करोड़ का। ऊपर कितना बढ़कर आए थे हम, 1 लाख, यहाँ पे कितना है, 2 लाख। अलॉटीज जो है वो एटलीस्ट 50 होने चाहिए। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट अगेन 2 लाख या उसके मल्टीपल्स में होगा। बोनस इश्यू क्या होता है, हम विदाउट कंसिडरेशन अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, मुझे अपना नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ाना है। मतलब पर पर्सन जो मेरा शेयर्स था ना उसको डाइल्यूट नहीं करना, उस अमाउंट को इंक्रीज़ करना है। कैसे करूँ, उनको फ्री में और शेयर्स दे दो। ओके, तो when the issuer makes an issue of shares to existing shareholders without any consideration on the basis of number of shares already held by them on the record date, तो उसको बोला जाता है बोनस इश्यू। ये कंपनी की फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से दिया जाता है। ठीक है, बोनस इश्यू की क्या कंडीशंस है। नंबर 1, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपका AOA जो है वहाँ पे आपने बोनस इश्यू के लिए परमिशन लिया हुआ है। अगर आपके आर्टिकल्स में नहीं है तो आपने एटलीस्ट जनरल मीटिंग के अंदर ये रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि हम बोनस इशू करने जा रहे हैं। आपने कभी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है पे करने में, क्योंकि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है तो उसे पे करोगे, उसके बाद यहाँ आओगे। आपने कभी भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ पे करने में या प्रोविडेंट फंड वगैरह किसी भी ग्रेचुइटी वगैरह पे करने में डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। आपके जितने भी शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हैं। आपके प्रोमोटर्स जो हैं वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स नहीं है। अगर आपका कोई ऑलरेडी कन्वर्टेबल वाला पोर्शन है उसको भी मैं बोनस का पार्ट मानूंगी क्या, नहीं। अब आपको जो बोनस मिलेगा ना वो कन्वर्टेबल होने के बाद आपके पास कितने शेयर्स होते हैं। देखो देखो देखो, 2 चीज़ है। अगर मेरे पास आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल राइट्स है, इसका सीधा मतलब है कि कल ना वो कन्वर्ट होके बनेगा बोनस जब हो जाए, मतलब बोनस जैसा ही हो गया ना, कन्वर्टेबल पड़ा है तो मेरा शेयर होल्डिंग बढ़ाएगा। तो अब वो बढ़ी हुई शेयर होल्डिंग पे बोनस दूँ या पुरानी वाली पे बढ़ी हुई, सिंपल।
अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ भी वो कन्वर्टेबल वाली चीज़ देख लेना। बोनस इशू हमेशा कहाँ से होगा, आपका फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से। जो जेन्युइन प्रॉफिट है वहाँ से ही होना चाहिए, रीवैल्यूएशन के पैसे से बोनस शेयर नहीं होना चाहिए। क्या मैं डिविडेंड नहीं दे दूँ और बोनस इशू कर दूँ, चलेगा क्या? नहीं। योर बोनस इशू शैल नेवर बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड तो पे करना ज़रूरी है। इफ़ द इश्यूअर हैज़ इशूड स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर टू प्रोमोटर या फाउंडर, या बोनस इशू ऑन द स्पेशल राइट इक्विटी शेयर शैल कैरी द सेम रेशियो ऑफ वोटिंग राइट्स। जो वोटिंग राइट्स आपके पहले थे, यानी कि सेम वे में आपके बोनस इशू पे भी आपके पास वोटिंग राइट्स आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्पेशल राइट्स यहाँ पे कुछ मिल जाएंगे। अगर बोनस इशू आपका होता है सारी चीज़ें, तो 15 दिन के अंदर आपको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के बाद। जहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा तो आपके पास रहेगा 2 महीने का टाइम। प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर मेरा बोनस शेयर जो है वो मेरे डायरेक्टर्स का अप्रूवल से काम बन रहा था तो मुझे किसका लेना पड़ेगा परमिशन? मुझे मेरे डायरेक्टर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। और इन केस अगर मैं जो मेरा बोनस इशू है वो मेरे डायरेक्टर्स की परमिशन के बिना वाला, यानी मेरे शेयर होल्डर्स वाला अगर मुझे परमिशन लेना है तो डायरेक्टर्स के केस में 15 दिन में, और शेयर होल्डर्स की परमिशन मुझे लेकर आनी है, तो तुम्हें लगता है ये प्रोसेस ईजी होगा? नहीं, तो प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। सिंपल। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे परमिशन लेकर आनी पड़ेगी किसकी? अपने शेयर होल्डर्स की, और वो 2 महीना मेरे पास रहता है। लेसन राउंड अप, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। देखो, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आपके मार्केट में कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ये क्यों बताया मैम ने? क्योंकि अगर इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करके दे दूंगी ना थ्योरी को, तो तुम लोग सारे ऐसे हो जाओगे कि मैम पढ़ाया ही नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं था, हमारी बुक में तो ऐसा है ही नहीं। बेटा बुक में नहीं है, बट ICSI में एनी गिव एनी क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट, वो प्रैक्टिकल अगर पूछना चाहेंगे ना तो वो थ्योरी को कन्वर्ट करके प्रैक्टिकल में पूछेंगे। एंड आई नेवर वांट कि आप लोगों के मार्क्स वहाँ पे लूज हो। बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। हम CS बने नहीं हैं, बनने जस्ट जा रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए कि तुम पोटेंशियली कैपेबल हो दैट यू कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, राइट? तो प्लीज़ एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन तुमने अभी बहुत पढ़ा ऊपर, अगर कंपनी की एलिजिबिलिटी में आता है तो कैसे निकालोगे? प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करके। बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग का मतलब हम अपने प्राइस का कूपन या अमाउंट डिसाइड करते हैं। सिंपल है, मैं एक तरीके से बोली लगवाती हूँ और जो मैक्सिमम प्राइस होता है उसको डिसाइड कर लेती हूँ, वो है मेरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नेट वर्थ में आपके पेड अप शेयर कैपिटल, सारी रिजर्व्स आ जाएंगी। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी आएंगी क्या? हाँ, नेट वर्थ का पार्ट बनेगी। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L मतलब पॉजिटिव बैलेंस। इसके अलावा आपके जितने एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उन्हें हटा देना, डेफर्ड एक्सपेंडिचर हटा देना। यहाँ मैं स्पेशली ये बातें कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा और अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अलॉटमेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट पे रहेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का क्या मतलब होता है? हम अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से बताएंगे। देखो मैं बताती हूँ, मैंने बोला ना ये इंडिया है। क्या हो सकता है कि मैं अपना पैसा यूज़ कर रही हूँ किसी भी प्राइवेट काम के लिए, और मैं नाम क्या ले रही हूँ कि मैं तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा यूज़ ले रही हूँ। क्या मैं फंसूंगी? बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट आई माइट बी स्टक देयर, हो सकता है ना, ठीक है। इसीलिए हमने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अलग से बता दिया कि वो पैसा जो हम बता रहे हैं हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में सिर्फ उतना ही हमारा जनरल पर्पस है, उसके अलावा कुछ भी है तो उसे जनरल पर्पस में काउंट नहीं करना। ऑफर फॉर सेल कौन करता है? मोस्टली प्रोमोटर्स करते हैं, बट हम क्या बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जब अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई कि ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके वो सारे शेयर्स मार्केट वालों को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड क्या होता है? रेंज जिसके अंदर हमारा प्राइस मूव करेगा। सेलिंग शेयर होल्डर्स का मतलब जो ऑफर फॉर सेल कर रहा है या जो उनको अब बेच रहा है वो सेलिंग शेयर होल्डर है, जो खरीद रहा है वो है यहाँ पे बायर, ठीक है। इसके बाद ये आपका कम से कम 10 मार्क्स कवर करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको चैप्टर को अपन को पढ़ना भी उसी तरीके से है, ओके। डोंट गो फॉर एनीथिंग कि मैं ये छोड़ के चला जाता हूँ या मैं छोड़ के चली जाती हूँ, नो। हमारे CV में देखो एक एक मार्क जब आपका रिजल्ट आता है ना तो वहाँ पे वो एक एक नंबर, वो जो 39 वाले से पूछो 40 की कीमत क्या है, राइट, तो वहाँ वो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखना कि आप ऐसा कुछ भी ना करो कि वो चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक देकर जाए।
इसमें फिर भी मैं बता दूं कि बाकी चीज़ें पुरानी हैं, बट इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, एक तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म और एक एमएसएमई, ये दो चीज़ें नई आई हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा मेरा कोई गारंटी नहीं है, ना ही मेरे को सपना आया था ICSI क्या करने वाला है, बट स्टिल आई वुड से कि हाँ, क्योंकि ये टॉपिक्स अभी न्यूली एडेड है, प्लस इसमें थोड़ी सी इनोवेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और बोलूँगी, अगर मान लीजिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा कि जनरल कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है ना सब में, कि फ्यूचरिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेड नहीं होना चाहिए, फुली पेड अप पार्टली पेड अप वाला फुली पेड अप में हो जाना चाहिए, डिबार नहीं होना चाहिए फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट। क्या हम इसे वापस नहीं लिख सकते? अरे अगर तुम्हें पेपर में कुछ भी नहीं आता तो यू कैन एटलीस्ट राइट द सेम पॉइंट्स, नो नीड टू वरी कि मैम ये उसमें इतना नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तुझे पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो इतने मार्क्स तो लेकर आ जा, ठीक है, इतना कवरेज तो करके रखें कि हमारा इतना स्कोर हो जाए। प्लीज ट्राई टू डू दैट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कभी फोर्स नहीं करती कि पेनल्टीज लिमिट्स वगैरह याद रखो, लेकिन जहाँ 10 करोड़ है वहाँ 10 करोड़ ही लिखना। अगर उस 10 करोड़ को तुमने 1 करोड़ लिखने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा ही लॉस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ वाइंडिंग अप विद दिस चैप्टर, थैंक यू।